वेलकम टू पॉडकास्ट प्रेप माइंड मैप्स। आज का हमारा टॉपिक है नबार्ड ग्रेड ए एग्जाम के लिए सबसे क्रिटिकल गवर्नमेंट स्कीम्स। हमारे पास 86 योजनाओं की एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है जी, और इस विशाल लिस्ट को डीकंस्ट्रक्ट करने के लिए हम इन्हें विषयवार समूहों में बांटकर एनालाइज करेंगे ताकि लॉजिक क्लियर हो। बिल्कुल। मिशन है हर योजना के कोर ऑब्जेक्टिव्स, नबार्ड के लिए उसकी रेलेवेंस और इंटर स्कीम लिंकेजेस को समझना। एग्जैक्टली। हमारा फोकस सिर्फ फैक्ट्स लिस्ट करना नहीं है, बल्कि एक हाई डेंसिटी एनालिसिस करना है। हम हर स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स, फंडिंग पैटर्न्स, रीसेंट अपडेट्स और सबसे इंपॉर्टेंट द नबार्ड पर्सपेक्टिव को डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्लस्टर से, कोर रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स। राइट। ये वो योजनाएं हैं जो ग्रामीण भारत की नींव बनाती हैं। और रूरल डेवलपमेंट की बात हो तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी MGNREGA से बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है? राइट। 2005 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसे लॉन्च किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा सोशल सेफ्टी नेट प्रोग्राम माना जाता है। लेकिन इसका फंडामेंटल आइडिया क्या है? सिर्फ 100 दिन का काम देना? उससे कहीं ज्यादा। इसका कोर प्रिंसिपल है एम्प्लॉयमेंट एज अ लीगल राइट। ये डिमांड ड्रिवन है, मतलब सरकार काम ऑफर नहीं करती, रूरल हाउसहोल्ड्स काम डिमांड करते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर में 100 दिन का गारंटीड अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। इसका असली मकसद लाइवलीहुड सिक्योरिटी को बढ़ाना और डिस्ट्रेस माइग्रेशन को रोकना है। जब खेती का सीजन नहीं होता तब ये स्कीम एक बफर का काम करती है। ओके, तो ये एक सेफ्टी नेट है, पर ये काम कैसे करता है? इसके की कंपोनेंट्स क्या हैं जो इसे जमीन पर उतारते हैं? इसके 3-4 मेन पिलर्स हैं। पहला, एसेट क्रिएशन। MGNREGA के तहत जो भी काम होता है वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, जैसे तालाब, नहरें, ग्रामीण सड़कें। दूसरा, वेज पेमेंट, सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब DBT के जरिए बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। और तीसरा, सोशल ऑडिट। ये बहुत यूनिक है, इसमें लोकल कम्युनिटी खुद खर्चों का हिसाब किताब चेक करती है। ये सोशल ऑडिट वाला पॉइंट इंटरेस्टिंग है। अब 2024-25 के लिए इसमें कुछ बड़े अपडेट्स हुए हैं। बजट एलोकेशन अब तक का हाईएस्ट 86,000 करोड़ कर दिया गया है। इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या होगा? हायर एलोकेशन का मतलब है अ वाइडर सेफ्टी नेट एंड मोर एसेट्स कैन बी क्रिएटेड। साथ ही मिनिमम एवरेज वेज रेट में 7% की वृद्धि की गई है। ये सीधे सीधे रूरल परचेजिंग पावर को बूस्ट करेगा। नाबार्ड के पर्सपेक्टिव से ये बहुत जरूरी है। MGNREGA, रूरल डेवलपमेंट, लाइवलीहुड सिक्योरिटी और एसेट क्रिएशन, इन तीनों पिलर्स को टच करता है जो नाबार्ड के कोर मैंडेट का हिस्सा है। ये एग्रीकल्चरल लेबरर्स की इनकम को स्टेबलाइज करता है। तो MGNREGA एक इंडिविजुअल लेवल पर सेफ्टी नेट देता है, लेकिन कम्युनिटी लेवल पर सेल्फ सफिशिएंसी कैसे आती है? मेरे ख्याल से यहीं पर दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी DANRLM पिक्चर में आता है। एग्जैक्टली। DANRLM जो 2011 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया, उसका अप्रोच बॉटम अप है। ये इंडिविजुअल पर नहीं, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस पर फोकस करता है, खासतौर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGs पर। इसका आइडिया है कि 10-20 औरतें मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं, छोटी छोटी बचत करती हैं और फिर बैंक से लोन लेकर अपना कोई छोटा बिजनेस शुरू करती हैं। लेकिन एक SHG को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से कैसे जोड़ा जाता है? व्हाट्स द मैकेनिज्म? यहीं पर नाबार्ड का SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम, जो दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम है, रोल प्ले करता है। NRLM के तहत SHGs को रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड मिलता है। RSCTs यानी रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के जरिए स्किल डेवलपमेंट होती है और क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी उन्हें बैंक लोन्स के लिए एलिजिबल बनाती है। The scheme is designed to be highly inclusive with a specific focus on the most vulnerable sections of society. इसके रीसेंट अपडेट्स में एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड्स और डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन पर जोर दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब SHGs सिर्फ पापड़ अचार बनाने तक सीमित नहीं है। उन्हें लाइव स्टॉक रेयरिंग, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स के लिए सपोर्ट किया जा रहा है। डिजिटल इंक्लूजन से वो सीधे ऑनलाइन मार्केट से जुड़ रही हैं। नाबार्ड के लिए SHGs रूरल क्रेडिट डिलीवरी के लास्ट माइल चैनल्स हैं। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की नींव है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड की बात हो गई, पर इंसान की एक और बुनियादी जरूरत है घर। यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG का रोल आता है, जिसे अप्रैल 1, 2016 को लॉन्च किया गया था। बिल्कुल। PMAYG का लक्ष्य सिर्फ घर बनाना नहीं है, बल्कि अब फंडामेंटल शिफ्ट इन रूरल डिग्निटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना है। एक पक्का हाउस सिर्फ शेल्टर नहीं है, ये एक परमानेंट एड्रेस बनता है, फ्यूचर लोन्स के लिए एक टैंजिबल एसेट बनता है और एक सेफर एनवायरनमेंट देता है, जिसका सीधा असर अगली पीढ़ी की हेल्थ और एजुकेशन पर पड़ता है। और बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है कि किसे सबसे ज्यादा जरूरत है? इसके लिए सरकार SECC डेटा का इस्तेमाल करती है, यानी सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। ये भारत में गरीबी का एक हाईली डिटेल्ड मैप है, जो पुरानी BPL लिस्ट से कहीं ज्यादा एक्यूरेट है। फंडिंग पैटर्न भी क्लियर है। केंद्र और राज्यों के बीच 60-40 का रेशियो है, जबकि नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन राज्यों के लिए ये 90-10 है।
ताकि उन पर ज्यादा बोझ ना पड़े। इसमें एक बड़ा अपडेट है कि स्कीम को 2028-29 तक एक्सटेंड कर दिया गया है और फाइनेंशियल असिस्टेंस को भी बढ़ाया गया है। हाँ, असिस्टेंस को मैदानी इलाकों में 1,20,000 रुपए और पहाड़ी इलाकों में 1,30,000 रुपए किया गया है। लेकिन ये सिर्फ ब्रिक्स एंड मॉर्टर की बात नहीं है। हर घर में टॉयलेट, कुकिंग स्पेस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कनेक्शन अनिवार्य है। इसमें MGNREGA के साथ कन्वर्जेंस भी है, जहां बेनिफिशियरी को अपने घर बनाने के लिए 90-95 दिन की मजदूरी भी मिलती है। नाबार्ड के लिए रूरल हाउसिंग, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग का एक की कंपोनेंट है। राइट। तो लोगों के पास काम है, लाइवलीहुड के मौके हैं और रहने को पक्का घर भी है। लेकिन अगर वो अपनी प्रोड्यूस को मार्केट तक ना ले जा पाएं या बच्चे स्कूल ना जा पाएं, तो ये डेवलपमेंट अधूरा है। यहीं पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना PMGSY आती है। सामने ड्रम सिटी योजना, जिसे दिसंबर 2000 में लॉन्च किया गया था, रूरल इंडिया की आर्टरीज ऑफ वेन्स की तरह है। इसका मिशन है एलिजिबल अनकनेक्टेड बस्तियों को ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी देना। ये फार्म टू मार्केट लिंकेज की फाउंडेशन है। सोचिए, एक अच्छी सड़क एक गांव के लिए क्या मायने रखती है? हेल्थ सर्विसेज तक एक्सेस, एजुकेशन तक एक्सेस और मार्केट्स तक एक्सेस। मैंने पढ़ा है कि इसके कई फेज हैं और अब PMGSY 4 भी अप्रूव हो गया है। बिल्कुल। इसमें नया क्या है? PMGSY के पहले फेजेस ने कोर नेटवर्क बनाने पर फोकस किया। फेज 3 एग्जिस्टिंग रूरल रोड्स को अपग्रेड करने पर था। अब PMGSY 4 का फोकस और भी स्पेसिफिक है। SC हैबिटेट्स और पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, मतलब PVTG कम्युनिटीज को कनेक्ट करना। ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी का बेहतरीन एग्जाम्पल है। ट्रांसपेरेंसी के लिए मेरी सड़क ऐप भी है, जहां कोई भी फीडबैक दे सकता है। तो नाबार्ड के लिए इसका कनेक्शन सीधा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से? बिल्कुल। रोड्स रूरल कनेक्टिविटी की बैकबोन है। ये एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन्स को एफिशिएंट बनाती हैं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करती हैं और रूरल नॉन फार्म इकोनॉमी को बूस्ट देती हैं। ये नाबार्ड के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF के कोर ऑब्जेक्टिव से डायरेक्टली अलाइन होता है। चलिए अब इंफ्रास्ट्रक्चर से हेल्थ और सैनिटेशन की तरफ बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG, जिसे 2014 में लॉन्च किया गया, एक गेम चेंजर माना जाता है। इसका फोकस ओपन डेफिकेशन को खत्म करना था। हाँ, लेकिन अब ये उससे आगे बढ़ चुका है। फेज 1 ODF स्टेटस हासिल करने पर था। अब फेज 2 जो 2025-26 तक चलेगा, ODF प्लस पर फोकस्ड है। ODF प्लस का मतलब है ODF स्टेटस को सस्टेन करना और साथ में सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर काम करना, यानी संपूर्ण स्वच्छता या कंप्लीट क्लीनलीनेस। तो ODF प्लस में क्या क्या आता है? वेल्थ में बदलने का मॉडल है। नाबार्ड के लिए रूरल हेल्थ और वेलनेस सीधे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी से जुड़े हैं। एक स्वस्थ गांव ही एक प्रोडक्टिव गांव हो सकता है। सैनिटेशन के साथ साथ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए 2019 में जल जीवन मिशन JJM लॉन्च हुआ। इसका स्केल तो फिनोमिनल है। फिनोमिनल एंड एम्बिशियस। इसका लक्ष्य 2024 तक हर ग्रामीण घर में फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन, मतलब FHTC देना है। मिनिमम 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे LPCD की क्वालिटी सप्लाई के साथ। ये सिर्फ टैप लगाने की स्कीम नहीं है। इसके पीछे वाटर सोर्स सस्टेनेबिलिटी, वाटर क्वालिटी टेस्टिंग और ग्रे वाटर मैनेजमेंट का पूरा इकोसिस्टम है। लेकिन इतने बड़े स्केल पर इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर कैसे किया जा रहा है? टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है। भुवन जियोस्पेशियल प्लेटफॉर्म के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। हर वाटर एसिड को जियो टैग किया जा रहा है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इसका कोर है। हर गांव में पानी समितियां बनाई गई हैं जो वाटर सप्लाई सिस्टम को मैनेज करती हैं। नाबार्ड के लिए वाटर सिक्योरिटी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की फाउंडेशन है। ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग का एक क्रिटिकल एरिया है। हमने रूरल स्कीम्स की काफी बात कर ली। अब अर्बन एरियाज की तरफ देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन SBMU का 2.0 वर्जन चल रहा है। इसका फोकस क्या है? SBM अर्बन 2.0 का विजन है गार्बेज फ्री सिटीज बनाना। इसका मतलब है 100% वेस्ट प्रोसेसिंग। फेज 1 ODF पर फोकस था। 2.0 का फोकस लेगेसी डंप साइट्स का बायो रिमीडिएशन है, यानी शहरों के बाहर जो कचरे के पहाड़ बन गए हैं उन्हें साइंटिफिकली प्रोसेस करके खत्म करना। इसके लिए ODF प्लस, ODF प्लस प्लस और वाटर प्लस जैसे सर्टिफिकेशन प्रोटोकॉल्स है जो कंपटीशन को प्रमोट करते हैं। इनके लिए जैसे PMAG है, वैसे ही PMU अर्बन भी है। PMU 2.0 हाल ही में सितंबर 2014 में लॉन्च हुआ है। यस, PMAU का फोकस EWS, LIG और MIG कैटेगरीज के लिए अर्बन हाउसिंग शॉर्टेज को एड्रेस करना है। PMAU 2.0 का लक्ष्य अगले 5 सालों में 1 करोड़ पक्का हाउसेज बनाना है। इसके 4 वर्टिकल्स हैं जो अलग अलग नीड्स को केटर करते हैं। बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन BLC, अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप AHP, इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट ISSR और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम CLSS। ये CLSS वर्टिकल काफी पॉपुलर हुआ था। हाँ, क्योंकि ये होम लोन के इंटरेस्ट पर सब्सिडी देता है, जिससे मिडिल क्लास के लिए घर खरीदना आसान हो जाता है। बेनिफिशियरीज को इनकम क्राइटेरिया के आधार पर क्लासिफाई किया गया है। EWS के लिए ₹3 लाख तक, LIG के लिए ₹3 to 6 लाख
और MIG के लिए ₹6 to 18 लाख तक। NABARD के लिए अर्बन रूरल कंटिन्यूम को समझना जरूरी है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अब NABARD के ऑपरेशंस का एक बढ़ता हुआ हिस्सा है। अब कुछ सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम्स पर आते हैं। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड FIDF, ये नाम से ही काफी स्पेसिफिक लगता है। ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक फंड है जिसे 2018-19 में मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने लॉन्च किया। भारत में ब्लू रेवोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। FIDF उसी गैप को फिल करता है। ये कॉन्सेशनल फाइनेंस यानी रियायती दर पर लोन देता है फिशिंग हार्बर्स, कोल्ड चेन्स और मॉडर्न फिश मार्केट्स बनाने के लिए। और इसमें नाबार्ड का रोल डायरेक्ट है। बिल्कुल। इसका कुल फंड साइज ₹7,522.48 करोड़ है और नाबार्ड एक नोडल लोनिंग एंटिटी है, यानी नाबार्ड के जरिए ही ये कंसेशनल फाइनेंस चैनल किया जाता है। ये PM मत्स्य संपदा योजना PMMSY और किसान क्रेडिट कार्ड फॉर फिशरीज को कॉम्प्लीमेंट करता है। ये एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन और अलाइड सेक्टर्स की फाइनेंसिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल है। और हमारी लिस्ट में आखिरी स्कीम एजुकेशन सेक्टर से है, PM श्री स्कीम, यानी प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। यस, लॉन्च्ड इन सितंबर 2022 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसका आइडिया बड़ा विजनरी है। ये सिर्फ कुछ स्कूलों को अपग्रेड करने की स्कीम नहीं है। इसका लक्ष्य देश भर में 14,500 से ज्यादा स्कूलों को एग्जेम्पलरी इंस्टीट्यूशंस के रूप में डेवलप करना है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की स्पिरिट को शोकेस करेंगे। एग्जेम्पलरी इंस्टीट्यूशंस, इसका मतलब क्या है? मतलब ये लाइट हाउस स्कूल्स की तरह काम करेंगे, जो अपने आसपास के दूसरे स्कूलों को मेंटोर करेंगे। इनमें स्मार्ट क्लासरूम्स, अटल टिंकरिंग लैब्स, ग्रीन इनिशिएटिव्स और कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पर फोकस होगा। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। नाबार्ड के नजरिए से ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट रूरल डेवलपमेंट का एक नॉन निगोशिएबल पार्ट है। स्किल्ड वर्कफोर्स और बेहतर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म रूरल प्रॉस्पेरिटी की कुंजी हैं। फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस स्कीम लॉन्च हुई February 29, 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका लक्ष्य है 10,000 नए FPOs का गठन करना। इससे किसानों को कलेक्टिव एक्शन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल और बेहतर मार्केट लिंकेज का फायदा मिलता है। इसके की कंपोनेंट्स क्या हैं? इसमें FPO फॉर्मेशन के लिए सपोर्ट है। हर FPO को 3 साल के लिए 18 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। इसके अलावा 2,000 रुपए पर फॉर्मर मेंबर का मैचिंग इक्विटी ग्रांट है। ओके, मैचिंग इक्विटी ग्रांट। हाँ, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 15 लाख रुपए पर FPO है और सबसे इंपॉर्टेंट 2 करोड़ रुपए तक की क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी भी शामिल है। इसकी फंडिंग और हाल के अपडेट्स? ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। बजटरी एलोकेशन 6,865 करोड़ रुपए है 2027-28 तक के लिए और जून 2023 तक 10,000 FPOs का माइलस्टोन अचीव हो भी चुका है। और नाबार्ड के लिए इसकी अहमियत? देखिए, इससे एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिलीवरी बड़े पैमाने पर आसान हो जाती है। अगली स्कीम है पर ड्रॉप मो क्रॉप। ये PMKSY यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक कंपोनेंट है। लॉन्च हुई जुलाई 1, 2015 को। उद्देश्य साफ है, पर ड्रॉप मो क्रॉप यानी पानी की एफिशिएंसी बढ़ाना। इसके की कंपोनेंट्स हैं माइक्रो इरिगेशन जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम्स, वाटर हार्वेस्टिंग और नाबार्ड के साथ एक माइक्रो इरिगेशन फंड। माइक्रो इरिगेशन फंड, इसका कॉर्पस कितना है? इसका कॉर्पस 5,000 करोड़ है। और इसका फंडिंग पैटर्न और सब्सिडी स्ट्रक्चर? ये एक CSS है, मतलब सेंट्रल और स्टेट फंडिंग पर आधारित। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए 55% सब्सिडी है और बाकी फार्मर्स के लिए 45%। रीसेंट डेटा क्या कहता है इसके बारे में? 2015 से 2024 तक लगभग 83.06 लाख हेक्टेयर जमीन माइक्रो इरिगेशन के अंडर लाई जा चुकी है। नाबार्ड के लिए इरिगेशन फाइनेंसिंग एक कोर एरिया है, इसीलिए ये स्कीम बहुत महत्वपूर्ण है। अब फिशरी सेक्टर की तरफ चलते हैं। PMMMKSY प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि से योजना लॉन्च हुई फरवरी 2024 में। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के तहत। इसका फोकस अनऑर्गेनाइज्ड फिशरीज सेक्टर को फॉर्मलाइज करना है। कैसे? मुख्य कंपोनेंट्स क्या है? एक नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी NFDP के जरिए वर्क बेस्ड डिजिटल आइडेंटिटीज बनाना। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस तक पहुंच बढ़ाना और एक्वाकल्चर के लिए इंश्योरेंस देना। फंडिंग और टारगेट बेनिफिशरीज? टोटल इन्वेस्टमेंट 6,000 करोड़ है। ये मार्च 2024 से मार्च 2027 तक इंप्लीमेंट होगा और इसके टारगेट बेनिफिशरीज सभी फिशरमैन, फिश फार्मर्स और इस वैल्यू चेन से जुड़े लोग हैं। नाबार्ड के लिए इसका क्या रिलेवेंस है? रूरल डाइवर्सिफिकेशन, क्रेडिट डिलीवरी और एक्सपोर्ट प्रमोशन, इन तीनों के लिए ये स्कीम अहम है। समझ गए। अब एक सोशल डेवलपमेंट स्कीम देखते हैं, PM जनमन स्कीम। लॉन्च हुई November 15, 2023 जनजातीय गौरव दिवस पर। मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इसका मुख्य उद्देश्य 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी PVTGs की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन सुधारना है। इसके लिए क्या किया जा रहा है?
इसके लिए 9 मिनिस्ट्रीज द्वारा 11 इंटरवेंशंस किए जा रहे हैं, जैसे पक्का घर, साफ पानी, सड़क, बिजली और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। इसका बजट कितना है? टोटल आउटले ₹24,104 करोड़ है। इसमें सेंट्रल शेयर है ₹15,336 करोड़। नाबार्ड के सोशल डेवलपमेंट मैंडेट और इंक्लूसिव रूरल डेवलपमेंट के लिए इस स्कीम को समझना जरूरी है। और पीएमजेएमएनएन से ही जुड़ा है। पीएमजेजेयूआई स्कीम ये क्या है? ये पीएमजेएमएनएन का डेडिकेटेड रोड कनेक्टिविटी कंपोनेंट है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट पीएमजीएसवाई के अंडर इंप्लीमेंट कर रही है। उद्देश्य पीवीटीजी हैबिटेशंस को ऑल वेदर रोड से जोड़ना है। इसका टारगेट क्या रहेगा? 8,000 किलोमीटर रोड्स का टारगेट था, जिसमें से 6,506 किलोमीटर हासिल कर लिया गया है। नाबार्ड के लिए ये ट्राइबल एरियाज में मार्केट एक्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से सीधा जुड़ा है। ठीक है, अब फाइनेंशियल सेक्टर में आते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम या एनपीएस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये एक वॉलंटरी पेंशन सेविंग स्कीम है। इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, टियर 1 जो रिटायरमेंट अकाउंट है और लॉक्ड रहता है, और टियर 2 जो एक वॉलंटरी सेविंग्स अकाउंट है जहां से पैसा निकाल सकते हैं। इसमें रिटर्न्स और टैक्स बेनिफिट्स कैसे हैं? इसमें मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स मिलते हैं और सेक्शन 80C और 80CCD के तहत टैक्स बेनिफिट्स भी। नाबार्ड के लिए ये फाइनेंशियल इंक्लूजन और रूरल सेविंग से लिंक करता है। अब स्किल डेवलपमेंट के लिए एक नई स्कीम पीएम सेतु यानी प्रधानमंत्री स्किल एनहांसमेंट एंड टेक्निकल अपग्रेडेशन। सही। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की इस स्कीम का मकसद 1000 सरकारी ITIs को मॉडर्नाइज करना है। इसमें एक हब एंड स्पोक मॉडल अपनाया जाएगा। हब एंड स्पोक? हाँ, 200 हब ITIs और 800 स्पोक ITIs। फोकस AI, ऑटोमेशन, ग्रीन एनर्जी जैसे नए सेक्टर्स पर होगा। इसका बजट? टोटल आउटले 60,000 करोड़ है 5 साल के लिए, यानी 2025 से 2030 तक। नाबार्ड के लिए ये स्कीम रूरल एंटरप्रेन्योरशिप और एग्री बिजनेस के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने में मदद करेगी। चलिए अब मैन्युफैक्चरिंग पर आते हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम फॉर टेक्सटाइल। लॉन्च हुई सितंबर 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स द्वारा। उद्देश्य है मैनमेड फाइबर या MMF, अपैरल, MMF फैब्रिक्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। इंसेंटिव्स कैसे काम करते हैं इसमें? इंसेंटिव्स इंक्रीमेंटल टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट से जुड़े हैं। फंडिंग और रीसेंट अपडेट्स क्या हैं? टोटल आउटले 10,683 करोड़ रुपए है। फरवरी 2025 में इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए जिससे डिसबर्समेंट आसान हो। अब तक 7,343 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और 538 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट इससे हो चुका है। और नाबार्ड के लिए? रूरल एम्प्लॉयमेंट और एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज, इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक बहुत ही अहम रिफॉर्म DILRMP, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर। इसका काम लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना, अपडेट करना और एक कंक्लूसिव टाइटलिंग सिस्टम स्थापित करना है। इससे जमीनी विवाद कम होंगे और क्रेडिट एक्सेस आसान होगा। इसकी फंडिंग कैसे होती है? अप्रैल 2016 से ये 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग वाली सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। नाबार्ड के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इससे वेरीफाइड लैंड ओनरशिप के आधार पर एग्रीकल्चरल क्रेडिट देना सुरक्षित और आसान हो जाता है। ठीक है, आखिरी स्कीम रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च हुई फरवरी 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा। इसका लक्ष्य है 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल्स लगाना, जिससे उन्हें 300 यूनिट्स तक मुफ्त बिजली मिल सके। सब्सिडी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए दी जाती है। सब्सिडी कितनी है? 30,000 से 78,000 तक है। और इसका टोटल आउटले? टोटल आउटले है 75,021 करोड़। नाबार्ड की ग्रीन फाइनेंसिंग इनिशिएटिव्स और रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग के लिए ये स्कीम बहुत रेलेवेंट है। परंपरागत कृषि विकास योजना यानी PKVY जो 2015 में आई थी, इसका फोकस ऑर्गेनिक फार्मिंग पर है। बिल्कुल, PKVY का जो कोर आइडिया है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंडिविजुअल एफर्ट से हटाकर एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में लाना है। क्लस्टर बेस्ड? हाँ, इसमें 20 हेक्टेयर्स के क्लस्टर्स बनाए जाते हैं जहां किसानों को आप कह सकते हैं एंड टू एंड सपोर्ट मिलता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस भी काफी होलिस्टिक है। कितना? हर किसान को प्रति हेक्टेयर लगभग 31,500 रुपीज की मदद मिलती है जो 3 साल में दी जाती है। इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के जरिए इनपुट्स के लिए पैसा है, मार्केटिंग और सर्टिफिकेशन के लिए अलग फंडिंग है। ये सर्टिफिकेशन वाला पार्ट इंटरेस्टिंग है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए सर्टिफिकेशन अक्सर महंगा और मुश्किल होता है। यहीं पर पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम या PGS का रोल आता है। ये एक तरह का पीयर रिव्यू सिस्टम है। मतलब किसान खुद एक दूसरे के खेतों को सर्टिफाई करते हैं। एग्जैक्टली। ये पारंपरिक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन से कहीं ज्यादा सस्ता और सुलभ है। नाबार्ड के नजरिए से देखें तो ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है, जिससे किसानों की क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ती है। ओके, तो PKVY प्रोडक्शन को सस्टेनेबल बना रही है, लेकिन किसानों की इनकम वॉलेटिलिटी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसे एड्रेस करने के लिए 2019 में PM किसान सम्मान निधि PM किसान लॉन्च हुई। बिल्कुल, PM किसान एक डायरेक्ट इनकम सपोर्ट स्कीम है। ये प्रोडक्शन से लिंक्ड नहीं है। अच्छा,
इसका ऑब्जेक्टिव है सभी लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज को सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल सपोर्ट देना। इसमें 6,000 रुपए सालाना 3 बराबर इंस्टॉलमेंट्स में सीधे डीबीटी के जरिए दिए जाते हैं। एंड इट्स फुली सेंट्रली फंडेड, राइट? यस, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड। हाल ही में इसकी 19th इंस्टॉलमेंट भी जारी हुई, जिसमें 22,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। अब तक 9.8 करोड़ बेनिफिशियरीज हैं। 9.8 करोड़ बेनिफिशियरीज। नाबार्ड के लिए इसका क्या मतलब है? नाबार्ड के लिए इसका मतलब है कि रूरल कैश फ्लो बेहतर हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा है और फार्मर्स का रिस्क प्रोफाइल इंप्रूव हो रहा है, जिससे रूरल लेंडिंग आसान होती है। बिल्कुल। तो प्रोडक्शन हो गया, इनकम सपोर्ट मिल गया। अब आता है सबसे मुश्किल पार्ट, उपज को सही दाम पर बेचना। और यहीं पर 2016 में लॉन्च हुआ ई-नाम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट आता है। हाँ, ई-नाम का लक्ष्य देश की हजारों एपीएमसी मंडीज को एक सिंगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाना है। इसके की कंपोनेंट्स क्या हैं? मेन कंपोनेंट्स हैं डिजिटल ट्रेडिंग, प्राइस ट्रांसपेरेंसी और डायरेक्ट फार्मर बायर ट्रांजैक्शंस। इसका सबसे बड़ा फायदा है बिचौलियों का हटना। सुनने में क्रांतिकारी लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? कनेक्टिविटी और डिजिटल लिटरेसी अभी भी एक मुद्दा है। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एक चैलेंज है। नाबार्ड के लिए यहाँ एक अपॉर्चुनिटी है। वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एफपीओज को सपोर्ट करके कलेक्टिव मार्केटिंग और ई-नाम प्लेटफॉर्म का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद कर सकता है। राइट। अब एग्रीकल्चर सेगमेंट की आखिरी योजना 2023 में आई, धनधान्य कृषि अभियान। इसका फोकस कहाँ है? इसका फोकस है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पर, खास तौर पर पल्सेस और सीरियल्स का प्रोडक्शन बढ़ाकर। अच्छा। की कंपोनेंट्स में क्वालिटी सीड डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन और मार्केट लिंकेजेस शामिल हैं। भारत दालों का बड़ा इंपोर्टर रहा है, तो ये स्कीम इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करने का एक स्ट्रेटेजिक मूव है। और नाबार्ड के लिए? नाबार्ड के लिए ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को सपोर्ट करता है, जो क्लाइमेट रेजिलियंस और सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो हमने जमीन पर फसलें उगाने से लेकर बेचने तक की बात की, लेकिन रूरल इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी से भी जुड़ा है, यानी फिशरीज। इस ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए क्या हो रहा है? उसके लिए सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMSY लॉन्च की गई। ये फिशरी सेक्टर के लिए अब तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इसके टारगेट्स क्या हैं? टारगेट्स बहुत एम्बिशियस है। 2024-25 तक फिश प्रोडक्शन को 70 लाख टन बढ़ाना, 70 लाख टन, एक्सपोर्ट्स को 1 लाख करोड़ तक ले जाना और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को 20-25% से घटाकर 10% करना। 20,050 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट है इसमें। ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये तीनों में जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और फिशर्स को डायरेक्ट सपोर्ट। हाल ही में 6,000 करोड़ रुपए की एक सब स्कीम PM मत्स्य किसान समृद्धि सा योजना भी जोड़ी गई है। और नाबार्ड का रोल? नाबार्ड फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर और FFPOs यानी फिशरीज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को क्रेडिट सपोर्ट देकर इस ग्रोथ को फाइनेंस करने में एक की रोल निभा रहा है। एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज के बाद रूरल इकोनॉमी का तीसरा स्तंभ है नॉन फार्म सेक्टर। यहाँ PM विश्वकर्मा योजना जो सितंबर 2023 में लॉन्च हुई, मुझे खास तौर पे दिलचस्प लगती है। ये बिल्कुल सही असेसमेंट है। ये योजना 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स के आर्टिजन्स और क्राफ्ट्स पीपल को एंड टू एंड सपोर्ट देती है। एंड टू एंड सपोर्ट मतलब? पहला PM विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और ID कार्ड से फॉर्मल रिकॉग्निशन। दूसरा, स्किल अपग्रेडेशन के लिए 500 रुपीज का डेली स्टाइपेंड। अच्छा। तीसरा, मॉडर्न टूल्स खरीदने के लिए 15,000 रुपए का ई-वाउचर। हाँ। और सबसे महत्वपूर्ण, 3 लाख तक का कोलैटरल फ्री क्रेडिट सपोर्ट सिर्फ 5% की रियायती ब्याज दर पर। इसका टोटल आउटले 13,000 करोड़ है। अब तक इसका अपटेक कैसा रहा है? काफी अच्छा। 2 सालों में 30 लाख आर्टिजन्स रजिस्टर हुए हैं, 4.7 लाख लोन सैंक्शन हुए हैं और 23 लाख ई-वाउचर्स जारी किए गए हैं। सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड ट्रेड कौन सा है? राजमिस्त्री यानी मेसन। नाबार्ड के लिए ये योजना क्रूशियल है क्योंकि ये रूरल नॉन फार्म सेक्टर को फॉर्मलाइज करती है और माइक्रो एंटरप्राइज फाइनेंसिंग को बूस्ट देती है। चलिए अब इकोनॉमिक सपोर्ट से सोशल सिक्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं। समाज के सबसे वल्नरेबल सेक्शंस के लिए क्या किया जा रहा है? नमस्ते स्कीम जो जुलाई 2023 में लॉन्च हुई, इसी दिशा में एक कदम है। हाँ, नमस्ते स्कीम, इसका पूरा नाम है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ओके। इसका ऑब्जेक्टिव स्यूअर और सेप्टिक टैंक सैनिटेशन वर्कर्स SSWs को फॉर्मलाइज करना और हैजार्डस क्लीनिंग को पूरी तरह खत्म करना है। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें SSWs को डिजिटल आइडेंटिटी देना, आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ इंश्योरेंस और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी PPE किट्स देना शामिल है। इसमें हाल ही में कोई अपडेट भी आया है? हाँ, 2024 में इसमें वेस्ट पिकर्स कॉम्पोनेंट भी जोड़ा गया है, जिसमें 2.5 लाख वेस्ट पिकर्स को टारगेट किया जाएगा। नाबार्ड के लिए ये कैसे रिलेवेंट है? ये योजना सिर्फ सेफ्टी नेट्स नहीं देती, बल्कि ऑल्टरनेट लाइवलीहुड्स के लिए स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को भी सपोर्ट करती है। नाबार्ड के सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम के जरिए इन वर्कर्स को माइक्रो क्रेडिट दिया जा सकता है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करें तो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए PM विकास स्कीम भी 2021 में शुरू की गई थी। जी, इसका उद्देश्य माइनॉरिटी कम्युनिटीज का मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट करना है, एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में।
नाबार्ड के सोशल इंक्लूजन मैंडेट के तहत ये योजना माइनॉरिटी आर्टिसंस और एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियल सर्विसेज से जोड़ने का एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है। और सोशल सिक्योरिटी का एक और क्रिटिकल पिलर है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, खासकर बच्चों और महिलाओं के लिए सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। बिल्कुल, पोषण अभियान 2017 में और सक्षम आंगनवाड़ी 2021 में शुरू हुआ और अब इन्हें इंटीग्रेट कर दिया गया है। अच्छा। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की इस स्कीम का लक्ष्य मैल न्यूट्रिशन को दूर करना है। इसमें आंगनवाड़ी सेंटर्स को मजबूत करना, ICDS का विस्तार और गर्भवती महिलाओं, लैक्टेटिंग मदर्स और 6 साल तक के बच्चों को न्यूट्रिशन सपोर्ट देना शामिल है। राइट, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी असल में ग्रामीण ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट की नींव है। एग्जैक्टली। अंत में भविष्य की ओर देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भारत का लॉन्ग टर्म विजन क्या है? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो 2023 में लॉन्च हुई, इसी विजन का हिस्सा लगती है। बिल्कुल, ये एक फ्यूचर लुकिंग स्कीम है। इसका ऑब्जेक्टिव भारत को ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाना है। इसका टारगेट क्या रखा गया है? 2030 तक 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का टारगेट है। 5 mm? हाँ, और इसके लिए साइट सब स्कीम के तहत इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं और ग्रीन हाइड्रोजन हब्स डेवलप किए जा रहे हैं। ये तो नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी की बात हुई। रूरल इकोनॉमी या नाबार्ड के लिए इसकी क्या अहमियत है? इसकी रेलेवेंस बहुत गहरी है। भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल ग्रीन फर्टिलाइजर्स बनाने में होगा, जिससे हमारी एग्रीकल्चर का कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। फार्म मशीनरी को पावर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो नाबार्ड के लिए रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग का एक नया एवेन्यू है। एग्जैक्टली। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत। राइट। आयुष्मान भारत सितंबर 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसे लॉन्च किया था। इसका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी UHC है। पर ऑन द ग्राउंड इसका मतलब है गरीब परिवारों पर इलाज के अचानक आए खर्च के बोझ को कम करना। करेक्ट। इसके कोर कंपोनेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है ए हेल्थ अश्योरेंस ऑफ 5 लाख रुपीस पर फैमिली पर ईयर। और ये सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए है, राइट? हाँ, क्रिटिकली ये कैशलेस और पेपरलेस है। अच्छा। इसके साथ साथ प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, जिन्हें अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर्स मतलब AMs कहा जाता है, एस्टैब्लिश किए गए हैं। और इसका एक डिजिटल बैकबोन भी है। हाँ, द थर्ड कंपोनेंट जो है द क्रिएशन ऑफ ABHA और आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, डिजिटल IDs फॉर एवरी सिटीजन। ये 5 लाख का कवर एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है। पर इसके टारगेट बेनिफिशियरीज कौन है? मतलब ये किसे कवर करता है? द स्कीम टारगेट्स ओवर 12 करोड़ डिप्राइव्ड रूरल एंड अर्बन फैमिलीज। मतलब लगभग 5.5 करोड़ लोग। हाँ, जो देश की बॉटम 40% पॉपुलेशन है। इसका सिलेक्शन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस SEC डेटा के आधार पर होता है। और फंडिंग? ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसे स्टेट हेल्थ एजेंसीज के माध्यम से इंप्लीमेंट किया जाता है। बेनिफिशियरी को कुछ नहीं देना होता। 2024-25 के लिए रीसेंट अपडेट्स क्या हैं? क्या ये स्कीम एक्सपैंड हो रही है? यस, अ बिग एक्सपेंशन इज ऑनगोइंग। 2024-25 तक 7,500 आयुष्मान आरोग्य मंदिर ऑपरेशन हो चुके हैं। और टारगेट क्या है? टारगेट है 9,406 बाय 2025-26। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को ABHA के जरिए मजबूत किया जा रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पर मोर इम्पोर्टेंटली द PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन और PMABHIM, जिसका आउटले 2026 तक 64,180 करोड़ रुपए है, वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्राउंड अप बिल्ड कर रहा है। तो मतलब इंश्योरेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों पर काम हो रहा है। एग्जैक्टली। अब इसे नाबार्ड के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। एक हेल्थ स्कीम नाबार्ड के लिए रेलेवेंट क्यों है? देखिए, कनेक्शन बहुत फंडामेंटल है। सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट के लिए एक हेल्दी वर्कफोर्स पहली जरूरत है। सही बात है। बीमारी एक परिवार की पूरी सेविंग्स खत्म कर सकती है और उन्हें कर्ज में धकेल सकती है, जिससे क्रेडिट या लाइवलीहुड स्कीम्स का इम्पैक्ट भी खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली। नाबार्ड का मैंडेट होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट है, तो ये योजना एक स्टेबल और प्रोडक्टिव रूरल इकोनॉमी बनाने में मदद करती है। और नाबार्ड का रोल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में भी है। करेक्ट। सो इट अलाइंस डायरेक्टली विद द गोल्स ऑफ PMABHI। दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। एक स्वस्थ परिवार ही एक इकोनॉमिकली रेजिलिएंट परिवार है। बिल्कुल। चलिए, हेल्थ सिक्योरिटी के बाद अब लाइवलीहुड पर आते हैं। रूरल इंडिया में लाइवलीहुड का मतलब है एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर के लिए चाहिए क्रेडिट। यहीं पर आती है सबसे पुरानी और प्रभावशाली योजनाओं में से एक, द किसान क्रेडिट कार्ड और KCC। यस, द KCC स्कीम, जिसे 1998 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने RBI के साथ मिलकर लॉन्च किया था, वो भारत में एग्रीकल्चरल क्रेडिट की नींव है। इसका ऑब्जेक्टिव तो सिंपल है, किसानों को टाइमली एंड एडिक्वेट क्रेडिट देना। हाँ, शुरू में ये क्रॉप प्रोडक्शन कॉस्ट्स, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस और डोमेस्टिक कंजम्पशन नीड्स के लिए था। लेकिन KCC अब काफी इवॉल्व हो गया है ना? ये सिर्फ क्रॉप लोन्स के लिए नहीं है। एब्सोल्युटली, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीसेंट डेवलपमेंट। KCC का स्कोप अब एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज को कवर करने के लिए बढ़ा दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। बिल्कुल। ये इस बात को मानता है कि रूरल इनकम सिर्फ खेती से नहीं आती। तो अब एक किसान मवेशी खरीदने या मछली पालन के लिए भी KCC लोन ले सकता है? हाँ,
और इसमें प्रॉम्प्ट पेमेंट पर 3% तक का इंटरेस्ट सबवेंशन भी है, जिससे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाता है। इस एक्सपेंशन के अलावा 2024-25 में और क्या अपडेट्स हैं? 2024-25 का फोकस है सैचुरेशन पर, मतलब सभी किसानों तक केसीसी पहुंचाना। खास तौर पर एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी सेक्टर में। यस, क्रेडिट लिमिट्स को भी इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ाया जा रहा है और एक की टेक्नोलॉजिकल पुश है केसीसी का डिजिटाइजेशन। अच्छा, डिजिटल केसीसी। हाँ, कई राज्यों ने केसीसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई और रिन्यू करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है, जो ट्रांसपेरेंसी के लिए एक बड़ा कदम है। ओके, अब इसे नाबार्ड से कनेक्ट करते हैं। यहाँ तो लिंक बहुत डायरेक्ट लगता है। इट इज द मोस्ट डायरेक्ट लिंक पॉसिबल। नाबार्ड एग्रीकल्चरल क्रेडिट के लिए एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। ये कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स के पूरे केसीसी पोर्टफोलियो को रिफाइनेंस करता है। मतलब बैंकों के पास केसीसी लोन का जो पैसा आता है वो ज्यादातर नाबार्ड से आता है। प्रिसाइजली, तो केसीसी स्कीम की सफलता और एक्सपेंशन नाबार्ड के प्राइमरी फंक्शन के लिए सेंट्रल है। तो एक तरफ आयुष्मान भारत से हेल्थ सिक्योर हुई, दूसरी तरफ केसीसी से फार्मिंग और एलाइड एक्टिविटीज के लिए क्रेडिट मिल गया। राइट। बट क्रेडिट, खासतौर पे बड़ा लोन के लिए कोलैटरल चाहिए होता है। बिल्कुल। और एक ग्रामीण के लिए सबसे बड़ी संपत्ति उसका घर या जमीन है, जिसका मालिकाना हक मतलब ओनरशिप अक्सर पुअरली डॉक्यूमेंटेड होता है। और यहीं पे स्वामित्व स्कीम के लिए परफेक्ट एंट्री पॉइंट बनता है। एग्जैक्टली। स्वामित्व, जिसे 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया, इसी समस्या को एड्रेस करता है। इसका कोर ऑब्जेक्टिव है मॉडर्न ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके रूरल एरियाज में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज का एक क्लियर रिकॉर्ड ऑफ लैंड ओनरशिप बनाना। ड्रोन्स गांव के आबादी या बसे हुए क्षेत्रों का सर्वे करते हैं और उस बेसिस पर प्रॉपर्टी कार्ड्स ओनर को दिए जाते हैं। तो ये एक तरह से घर को सिर्फ रहने की जगह से एक फॉर्मल फाइनेंशियल एसेट में बदल रहा है। एग्जैक्टली। इसका इम्पैक्ट ट्रांसफॉर्मेटिव है। पहला, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स कम होते हैं और दूसरा, क्रेडिट फ्रॉम प्रॉपर्टी इनेबल होता है। बिल्कुल। एक फॉर्मल प्रॉपर्टी कार्ड के साथ एक ग्रामीण बैंक जाकर अपने घर को कोलैटरल की तरह इस्तेमाल कर सकता है। कैपिटल थी। करेक्ट। 2024-25 में इस स्कीम पर क्या प्रोग्रेस है? इसे पूरे देश में फेज्ड मैनर में रोल आउट किया जा रहा है। और इस साल का फोकस क्या है? 2024-25 का फोकस कवरेज को और गांव तक एक्सपैंड करना है और डिजिटल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स को स्टेट्स के लैंड रिकॉर्ड्स डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट करना है। एंड द नाबार्ड रेलेवेंस? गांव की प्रॉपर्टीज को डॉक्यूमेंट करने से नाबार्ड को कैसे मदद मिलती है? ये पूरे रूरल क्रेडिट इकोसिस्टम को मजबूत करता है। कैसे? जब प्रॉपर्टी राइट्स क्लियर और डॉक्यूमेंटेड होते हैं तो बैंकों के लिए क्रेडिट रिस्क कम हो जाता है। तो वो ज्यादा लोन देने को तैयार होते हैं। बिल्कुल। नाबार्ड के लिए, जो रूरल क्रेडिट सिस्टम को अंडरराइट करता है, रिकॉर्ड्स का ये फॉर्मलाइजेशन बहुत जरूरी है। ये लैंड बेस्ड लेंडिंग को ज्यादा सिक्योर बनाता है। फैसिनेटिंग। तो हमारे पास एक स्वस्थ किसान है, पीएमजेएवाई, जिसके पास क्रेडिट है, केसीसी, और अब कोलैटरल के लिए एक डॉक्यूमेंटेड एसेट SVMITAW भी है। लेकिन अगर किसान अच्छी फसल उगाता है पर पास में कोल्ड स्टोरेज न होने से वो सड़ जाती है, तो यहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका आती है। और उसके लिए है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम, AIF। प्रिसाइसली। AIF, जिसे जुलाई 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च किया, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को भरने के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। हाँ, जैसे वेयरहाउसेस, कोल्ड स्टोरेजेस, सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट्स और प्रोसेसिंग सेंटर्स। ये काम कैसे करता है? ये ग्रांट है या लोन? इट्स अ फाइनेंसिंग फैसिलिटी। 1 लाख करोड़ रुपीस का एक कॉर्पस बनाया गया है। और एलिजिबल कौन है? फार्मर्स, FPOs यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और प्राइवेट सेक्टर ही। और इसमें इंसेंटिव क्या है? 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर सरकार 7 साल के लिए 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन देती है। और क्रेडिट गारंटी कवर भी है। हाँ। तो सरकार एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना सस्ता और कम रिस्की बना रही है। बिल्कुल। 2024-25 तक इसका स्टेटस क्या है? बाय 2024-25 85,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज हो चुका है और इसका स्कोप लगातार बढ़ाया जा रहा है ताकि और FPUs इसका फायदा उठा सकें। ये तो बिल्कुल एक कोर नाबार्ड एक्टिविटी लगती है। इट इज। नाबार्ड AIF के लिए मेन इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज में से एक है। अच्छा। ये स्कीम के तहत रीफाइनेंसिंग और क्रेडिट गारंटी फंक्शंस के लिए जिम्मेदार है। ये सीधे तौर पर नाबार्ड के रोल से जुड़ा है, जो एग्रीकल्चर में कैपिटल फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। परफेक्ट। सो वीव कवर्ड हेल्थ, क्रेडिट, प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन इन सब में एक कॉमन थ्रेड है। क्या? डिजिटल। ABHA, डिजिटल IDs, डिजिटल KCC, डिजिटल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स, ये सब डिजिटल इंडिया मिशन की तरफ इशारा करते हैं। यस। डिजिटल इंडिया मिशन, जैसे 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड IT ने लॉन्च किया, वो इन सभी योजनाओं के मॉडर्नाइजेशन का फाउंडेशनल लेयर है। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, सर्विसेज को डिजिटली डिलीवर करना और डिजिटल लिटरेसी सुनिश्चित करना। और भारत नेट प्रोजेक्ट इसका एक की कंपोनेंट है। हाँ, जो सभी ग्राम पंचायत को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य रखता है। तो अब 10 साल बाद 2024-25 में फोकस क्या है? फोकस अब नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स पर है। जैसे? ब्रॉडबैंड कवरेज को हर गांव तक पहुंचाना, सिर्फ पंचायतों तक नहीं,
पॉपुलेशन को एआई और ब्लॉकचेन जैसी न्यू एज डिजिटल स्किल्स में अपस्किल करना। और साइबर सिक्योरिटी पर भी फोकस होगा। हाँ, इस ग्रोइंग डिजिटल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। गांव में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नाबार्ड के मैंडेट से कैसे जुड़ता है? अब ये कनेक्शन इनसेपरेबल है। मॉडर्न रूरल फाइनेंस डिजिटल रेल्स पर चलता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स। हाँ, माइक्रो एटीएम नेटवर्क्स, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज पैक्स को डिजिटाइज करना, इन सब के लिए रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो नाबार्ड के लिए डिजिटल इंडिया मिशन एक एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और मॉडर्न रूरल फाइनेंशियल सिस्टम बनाने का इनेबलर है। बिल्कुल। सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा कवच। ठीक है। इस सेगमेंट में सबसे पहले बात करते हैं नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम की, यानी NSAP। ये तो काफी पुरानी स्कीम है। 15 अगस्त 1995 को मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसे लॉन्च किया था। हाँ, NSAP भारत का सोशल सेफ्टी नेट है। इसका मकसद देश की सबसे कमजोर आबादी, बुजुर्गों, विधवाएं और विकलांग व्यक्तियों को एक बुनियादी वित्तीय सुरक्षा देना है। और ये सिर्फ एक स्कीम नहीं है ना? इसमें कई सब कॉम्पोनेंट्स हैं। सही कहा, ये बेसिकली 5 योजनाओं का एक बंडल है। अच्छा, तो वो 5 सब कॉम्पोनेंट्स क्या है? देखिए, इसमें सबसे प्रमुख हैं 3 पेंशन स्कीम्स। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम यानी IGNOPS, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम IGNWPS और इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम IGNDPS। ओके, ये तो 3 हुई। इसके अलावा 2 और स्कीम्स हैं। अन्नपूर्णा स्कीम, जिसमें जरूरतमंदों को अनाज मिलता है, और नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम मतलब NFBS। NFBS में क्या होता है? NFAPs में किसी कमाऊ सदस्य की मृत्यु पर परिवार को 20,000 रुपए की एकमुश्त मदद दी जाती है। और इसका फंडिंग पैटर्न, ये पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड है, राइट? मैंने पढ़ा था कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT को सफल बनाने में इस स्कीम का बड़ा हाथ था। बिल्कुल सही। इसके लगभग 94% भुगतान DBT के जरिए होते हैं और 2024-25 में भी आधार इंटीग्रेशन और DBT प्रोसेस को और मजबूत करने पर फोकस है। नाबार्ड के नजरिए से इसकी क्या अहमियत है? नाबार्ड के लिए NSAP ग्रामीण गरीबी को कम करने का एक सीधा जरिया है। जब लोगों के पास एक बेसिक इनकम सपोर्ट होता है तो वो माइक्रो क्रेडिट जैसे दूसरे वित्तीय साधनों का बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं, जो नाबार्ड के कोर फाइनेंशियल इंक्लूजन मैंडेट से सीधा जुड़ता है। एग्जैक्टली। NSAP जहां एक सेफ्टी नेट देता है, वहीं जनधन योजना लोगों को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लाने का दरवाजा खोलती है। 28 अगस्त 2014 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसे लॉन्च किया था और इसका असर तो जबरदस्त रहा है। जबरदस्त से भी ज्यादा। जनधन योजना असल में एक वित्तीय क्रांति की नींव थी। इसका मकसद सिर्फ अनबैंक्ड लोगों के बैंक खाते खोलना नहीं था, बल्कि वेलफेयर डिलीवरी के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना था। बिल्कुल। जीरो मिनिमम बैलेंस, रुपे डेबिट कार्ड और 5,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा जैसे फीचर्स ने इसे आम लोगों के लिए बेहद आकर्षक बनाया। आंकड़े भी चौंकाने वाले थे। जून 2018 तक 318 मिलियन से ज्यादा खाते खुल चुके थे। और गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना था एक हफ्ते में सबसे ज्यादा खाते खोलने का। राइट। और वो तो बस शुरुआत थी। नाबार्ड के लिए जनधन सिर्फ खाते खोलने की योजना नहीं है, ये ग्रामीण भारत में क्रेडिट पेनिट्रेशन का गेटवे है। मतलब इन खातों के बिना किसान क्रेडिट कार्ड या दूसरे कृषि ऋणों को इतने बड़े पैमाने पर पहुंचाना मुश्किल होता, लगभग नामुमकिन होता। इसने DBT को एक मजबूत आधार दिया जिससे सब्सिडी सीधे किसानों तक पहुंच सकी। फाइनेंशियल इंक्लूजन का यह पहला कदम है जिसके ऊपर पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की इमारत खड़ी होती है। सोशल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल इंक्लूजन के बाद बच्चों के भविष्य की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। यहाँ मिशन वात्सल्य का रोल आता है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट चलाता है। इसका नाम तो 2021-22 में बदला गया, पर यह स्कीम पहले से मौजूद थी। हाँ, इसका इतिहास 2009-10 की इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम तक जाता है, जिसे बाद में चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज कहा गया। ओके। मिशन वात्सल्य का फोकस मुश्किल हालात में फंसे बच्चों की सुरक्षा और देखभाल पर है। इसमें जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का कार्यान्वयन, सड़क पर रहने वाले बच्चों का पुनर्वास, ये सब शामिल है। इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? सुनने में आता है कि इसमें स्पॉन्सरशिप सपोर्ट भी शामिल है। हाँ, इसमें कई स्तर पर काम होता है। शिशुगृह यानी शेल्टर होम्स चलाना, गोद लेने की प्रक्रिया को आसान बनाना और सबसे महत्वपूर्ण स्पॉन्सरशिप सपोर्ट देना। इस स्पॉन्सरशिप सपोर्ट में क्या होता है? इसके तहत जरूरतमंद परिवारों को अपने बच्चों की परवरिश के लिए न्यूनतम 4,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक मदद दी जाती है, ताकि बच्चे अपने परिवार के साथ ही रह सकें। और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब इसमें केंद्र और राज्य दोनों पैसा लगाते हैं। सही कहा। इसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए फंडिंग पैटर्न 90-10 है, यानी 90% केंद्र और 10% राज्य। 2024-25 के अपडेट्स के अनुसार 75 से ज्यादा चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट्स भी काम कर रही हैं। एंड नाबार्ड के लिए इसकी क्या रेलेवेंस है? देखिए, नाबार्ड के लिए बाल कल्याण सीधे तौर पर ग्रामीण सामाजिक विकास से जुड़ा है। एक स्वस्थ और सुरक्षित बचपन ही प्रोडक्टिव ह्यूमन कैपिटल की नींव रखता है। तो ये योजना ग्रामीण परिवारों को एक सोशल सेफ्टी नेट देकर उनकी आर्थिक स्थिरता में भी मदद करती है। बिल्कुल।
जो नाबार्ड के समग्र ग्रामीण विकास के लक्ष्य के अनुरूप है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला सेगमेंट जो सोशल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर केंद्रित था। अब हम उन योजनाओं पर आते हैं जो भारत के इकोनॉमिक इंजन को रफ्तार देने के लिए बनाई गई हैं। और इसमें मेक इन इंडिया से बड़ा नाम शायद ही कोई हो। बिल्कुल, 25 सितंबर 2014 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की DPIIT ने इसे लॉन्च किया था। मेक इन इंडिया एक योजना से ज्यादा एक माइंडसेट शिफ्ट का आह्वान था। इसका लक्ष्य भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। उद्देश्य साफ थे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का GDP में योगदान 16 से बढ़ाकर 25% करना इस सेक्टर में 100 मिलियन नई नौकरियां पैदा करना और बड़े पैमाने पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आकर्षित करना। और इसने 25 प्रमुख सेक्टर्स पर फोकस किया, ऑटोमोबाइल से लेकर एरोस्पेस तक। पर क्या इसका असर जमीन पर दिखा? आंकड़े तो यही बताते हैं। 2024-25 तक इस पहल के तहत 240,000 से ज्यादा निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिली और $75 बिलियन से ज्यादा का FDI आया। ये आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में गंभीरता से ले रहे हैं। एग्जैक्टली, सिर्फ एक बाजार के रूप में नहीं। और अब ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ और भी मजबूती से जुड़ गया है। नाबार्ड के लिए इसका क्या मतलब है? मैन्युफैक्चरिंग तो ज्यादातर शहरी लगती है। यहीं पर एक गहरा कनेक्शन है। मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा एग्रो प्रोसेसिंग और फूड सेक्टर से जुड़ा है। अच्छा। और नाबार्ड के रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट सपोर्ट के लिए ये एक सुनहरा मौका है। जब ग्रामीण इलाकों में प्रोसेसिंग यूनिट्स लगती हैं तो किसानों को बेहतर दाम मिलते हैं और स्थानीय स्तर पर रोजगार भी पैदा होता है, जहां नाबार्ड फाइनेंसिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग में एक अहम भूमिका निभा सकता है। बिल्कुल। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो और स्टार्टअप्स का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। 16 जनवरी 2016 को आई स्टार्टअप इंडिया स्कीम ने तो पूरा माहौल ही बदल दिया। बिल्कुल। स्टार्टअप इंडिया का मकसद सिर्फ कुछ कंपनियों को फंड करना नहीं था, बल्कि देश में इनोवेशन का एक पूरा इकोसिस्टम बनाना था। इसके 3 स्तंभ थे: सिंप्लीफिकेशन, फंडिंग सपोर्ट और टैक्स इंसेंटिव्स। इसमें एक 10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स स्कीम भी था। इसका मतलब क्या सरकार सीधे स्टार्टअप्स में पैसा लगा रही थी? नहीं, और यही इसका सबसे दिलचस्प मॉडल है। सरकार सीधे स्टार्टअप्स में निवेश नहीं करती क्योंकि वो उसका काम नहीं है। तो फिर ये फंड ऑफ फंड्स काम कैसे करता है? इसके बजाय सरकार उन वेंचर कैपिटल फंड्स मतलब VC फंड्स में पैसा लगाती है जो स्टार्टअप्स को चुनने और उन्हें फाइनेंस करने में माहिर हैं। इससे सरकार का जोखिम कम होता है और पेशेवर प्रबंधन भी मिलता है। और टैक्स बेनिफिट्स भी थे सेक्शन 80 IAC के तहत। हाँ, योग्य स्टार्टअप्स को 3 साल तक टैक्स से छूट भी मिलती है। और आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें 1.6 लाख से ज्यादा DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स और 118 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। ये आंकड़ा तो कमाल का है। बिल्कुल, लेकिन शुरुआत में ऐसा लगता था कि इसका फायदा सिर्फ बड़े शहरों के टेक स्टार्टअप्स को ही मिल रहा है, पर अब तस्वीर बदल रही है। नाबार्ड के लिए कैसे? नाबार्ड के लिए ये योजना ग्रामीण और कृषि नवाचार का इंजन है। आज कई एग्रीटेक स्टार्टअप सीधे किसानों के साथ काम कर रहे हैं, सप्लाई चेन को सुधार रहे हैं और नई तकनीकें ला रहे हैं। तो नाबार्ड इन रूरल नॉन फार्म वेंचर्स और एग्रीटेक स्टार्टअप्स को फाइनेंस कर सकता है। हाँ, और इनोवेशन को जमीनी स्तर तक पहुंचा सकता है। इसी इकोनॉमिक इंक्लूजन को और गहरा करने के लिए नेशनल SC/ST हब स्कीम यानी NSHOS भी शुरू की गई। अक्टूबर 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ MSME की यह पहल खास तौर पर एक वर्ग पर केंद्रित है। हाँ, NSHOS का उद्देश्य SC/ST उद्यमियों के लिए एक सपोर्टिव इकोसिस्टम बनाना है। इसका एक बहुत ठोस लक्ष्य है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी वाला। सही पकड़ा। पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत केंद्रीय मंत्रालयों और PSUs को अपनी कुल खरीद का 4% SC/ST ओन्ड एंटरप्राइजेस से करना अनिवार्य है। यह स्कीम उस लक्ष्य को हासिल करने में मदद करती है। तो ये सिर्फ सलाह नहीं बल्कि प्रैक्टिकल सपोर्ट देती है। बिल्कुल। इसमें स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी, मार्केटिंग असिस्टेंस और कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे कई कार्यक्रम शामिल हैं। FY 2021-22 से FY 2025-26 के लिए इसका कुल आउटले Rs 438 करोड़ रुपए है। और इसके ऑफिस भी है। हाँ, 2024-25 तक देश भर में 15 NSSH कार्यालय काम कर रहे हैं। नाबार्ड के लिए यह योजना इंक्लूसिव ग्रोथ के एजेंडे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मतलब ये माइक्रो फाइनेंस और क्रेडिट डिलीवरी के जरिए उन समुदायों तक पहुंचती है जो अक्सर फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर रह जाते हैं। और यह नाबार्ड के इंक्लूसिव फाइनेंसिंग मैंडेट से सीधे तौर पर जुड़ता है। चलिए अब अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट कर चलते हैं, भविष्य की नींव रखना। इसमें शिक्षा, ऊर्जा और कृषि जैसे क्षेत्र आते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं शिक्षा से। हाँ, और यहाँ एक नई स्कीम है MERIT स्कीम। हाँ, MERIT यानी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। इसे अगस्त 2025 में यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दी है। और इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन लागू करेगा। बिल्कुल। इसका सीधा मकसद भारत में टेक्निकल एजुकेशन की क्वालिटी, इक्वालिटी और गवर्नेंस को सुधारना है,
ताकि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप हो सके। तो ये कुछ चुनिंदा संस्थानों पर फोकस करेगी। सही। इसके तहत देश भर में 275 संस्थानों को सपोर्ट दिया जाएगा, जिसमें 175 इंजीनियरिंग कॉलेजेस और 100 पॉलिटेक्निक्स शामिल हैं। और अनुमान है कि इससे सीधे तौर पर 7.5 लाख छात्रों को फायदा होगा। हाँ, इसका कुल आउटले 4,200 करोड़ रुपए है, जो 5 सालों के लिए है, FY 2025-26 से FY 2029-30 तक। और इसकी फंडिंग दिलचस्प है, इसमें वर्ल्ड बैंक भी शामिल है। हाँ, 4,200 करोड़ रुपए में से 2,100 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक से लोन असिस्टेंस के रूप में आएगा और बाकी 2,100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। नाबार्ड के दृष्टिकोण से इसकी क्या अहमियत है? देखिए, हाई क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन ग्रामीण क्षेत्रों में एक स्किल्ड वर्कफोर्स बनाने के लिए बेहद जरूरी है। इससे एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन ट्रेनिंग, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों के लिए क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स तैयार होंगे, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। सही कहा। भविष्य की नींव में शिक्षा के साथ साथ ऊर्जा भी उतनी ही जरूरी है। और जब ग्रामीण ऊर्जा की बात आती है तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी PMUY का नाम सबसे पहले आता है। 1 मई 2016 को मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इसे लॉन्च किया था। PMUY बेसिकली एक हेल्थ सेंट्रिक स्कीम के रूप में शुरू हुई थी। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों, खासकर महिलाओं को लकड़ी और कोयले के धुएं से होने वाले इंडोर एयर पोल्यूशन से बचाना था। बिल्कुल। और इसका समाधान था स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन यानी LPG उपलब्ध कराना। इसके तहत BPL परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन दिया जाता है और अब तो इस पर सब्सिडी भी मिलती है। हाँ, अब 14.2 kg के सिलेंडर पर प्रति वर्ष 12 रिफिल तक 300 रुपए की लक्षित सब्सिडी दी जाती है। मार्च 2024 तक 10.31 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन दिए जा चुके हैं। और सबसे जरूरी बात, प्रति व्यक्ति खपत भी 3.01 रिफिल से बढ़कर 3.71 रिफिल प्रति वर्ष हो गई है। ये बढ़ोतरी तो अच्छी है, लेकिन साल में 4 से भी कम रिफिल का मतलब है कि एक परिवार औसतन 3 महीने में 1 सिलेंडर इस्तेमाल कर रहा है। क्या ये अभी भी कम नहीं है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये एक बड़ी चुनौती है। खपत बढ़ी है, लेकिन ये अभी भी आदर्श स्तर पर नहीं है। रिफिल की लागत अभी भी कई गरीब परिवारों के लिए एक मुद्दा है। इसीलिए सरकार टारगेटेड सब्सिडी पर फोकस कर रही है। बिल्कुल। नाबार्ड के लिए ये योजना सीधे तौर पर रूरल क्वालिटी ऑफ लाइफ से जुड़ती है। जब महिलाओं का स्वास्थ्य सुधरता है और खाना पकाने में लगने वाला समय बचता है, तो वो उस समय का उपयोग आय बढ़ाने वाली गतिविधियों में कर सकती हैं। और ग्रामीण ऊर्जा में एक और बड़ी क्रांति सौर ऊर्जा से आ रही है। PM कुसुम स्कीम इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। हाँ, 19 फरवरी 2019 को मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इसे लॉन्च किया था। कुसुम का पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। इसके 3 बड़े मकसद हैं। एक तो किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा, दूसरा कृषि में डीजल पर निर्भरता कम करना, और तीसरा किसानों को सौर ऊर्जा बेचकर अतिरिक्त आय का स्रोत देना। मतलब किसानों को अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता भी बनाना। इसके 3 कंपोनेंट्स काफी चर्चा में रहते हैं। कंपोनेंट A, B और C, ये क्या है? कंपोनेंट A के तहत किसान अपनी बंजर जमीन पर छोटे सोलर पावर प्लांट्स लगाकर बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बेच सकते हैं। कंपोनेंट B में स्टैंडअलोन सोलर पंप्स हैं। हाँ, कंपोनेंट B के तहत किसानों को स्टैंडअलोन सोलर एग्रीकल्चरल पंप्स लगाने के लिए सब्सिडी मिलती है। और कंपोनेंट C के तहत जो मौजूदा ग्रिड कनेक्टेड पंप्स हैं, उन्हें सोलराइज किया जाता है। तो नाबार्ड के लिए ये सिर्फ एक कृषि ऋण का मामला नहीं होगा, बल्कि एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग का भी। बिल्कुल। और चुनौती है इन छोटे बिखरे हुए सौर संयंत्रों के लिए फाइनेंस को आसान बनाना। नाबार्ड यहाँ एक एग्रीगेटर की भूमिका निभा सकता है, शायद FPOs के माध्यम से। इसका सब्सिडी पैटर्न भी काफी अच्छा है। 30-30-30-10। हाँ, 30% केंद्र, 30% राज्य की सब्सिडी, 30% बैंक लोन और सिर्फ 10% किसान का योगदान। कोविड-19 के कारण इसकी समय सीमा 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है। हमारी आखिरी स्कीम शिक्षा से जुड़ी है और ये भी छात्रों को सीधे तौर पर मदद करती है। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम NMMSS। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने 2008 में इसे लॉन्च किया था। NMMS का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को क्लास 8 के बाद पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसका एक बड़ा लक्ष्य ड्रॉप आउट दर को कम करना है। एग्जैक्टली। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इसमें क्लास 9th के वो छात्र आते हैं जिनके माता पिता की सालाना आय 3.5 लाख से कम हो। चयन के लिए क्लास 7 में 55% अंक चाहिए। SC/ST के लिए 5% की छूट है। और एक टेस्ट भी होता है? हाँ, एक मेंटल एबिलिटी टेस्ट और स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट पास करना होता है। चुने गए छात्रों को 500 रुपए प्रति माह की स्कॉलरशिप मिलती है। हर साल 1 लाख नई स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। और ये स्कॉलरशिप सीधे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी NSP के जरिए छात्रों तक पहुंचती है। नाबार्ड के लिए इसकी प्रासंगिकता क्या है? नाबार्ड के लिए ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास का एक अहम स्तंभ है। जब ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्र अपनी पढ़ाई पूरी कर पाते हैं, तो वो भविष्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक एसेट बनते हैं। तो ये योजना सीधे तौर पर रूरल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन विकास से जुड़ती है। बिल्कुल, जो नाबार्ड के दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है। द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन
इसे 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने लॉन्च किया था। इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? इसका सेंट्रल आइडिया है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फार्मिंग को डेटा ड्रिवन बनाना। इसके की कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट, डिजिटल किसान आईडी। टारगेट है 3 साल में 11 करोड़ किसानों को एक यूनिक आईडी देना। हर किसान के लिए एक अलग पहचान। हाँ। सेकंड, डिजिटल क्रॉप सर्विस, जिससे हर डिस्ट्रिक्ट में फसलों का रियल टाइम डेटा मिले। एंड थर्ड, एआई, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और आईओटी जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज का यूज। ओके, सो यूनिक आईडी फॉर एवरी फार्मर। 2024-25 के अपडेट्स के मुताबिक 6 करोड़ डिजिटल किसान आईडीज बन चुकी हैं। हाँ, और 400 डिस्ट्रिक्ट्स में डिजिटल क्रॉप सर्वे भी पूरा हो गया है। इस प्रोग्रेस को आप कैसे देखते हैं? प्रोग्रेस सॉलिड है, बट द रियल चैलेंज इज डेटा इंटीग्रेशन और डेटा प्राइवेसी। नाबार्ड के लिए ये मिशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वो कैसे? क्योंकि डिजिटल रिकॉर्ड से क्रेडिट असेसमेंट आसान होता है। ये टेक्नोलॉजी बेस्ड फाइनेंस और एग्रीटेक स्टार्टअप्स को फंड करने के नाबार्ड के इनिशिएटिव से डायरेक्टली अलाइन करता है। डिजिटल इंफ्रा बेटर क्रेडिट फ्लो की नींव है। राइट। टेक्नोलॉजी से रिस्क असेसमेंट बेहतर होता है और रिस्क मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ी स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या PMFBY, जो 2016 में लॉन्च हुई। इसका वन नेशन वन क्रॉप वन प्रीमियम का प्रिंसिपल क्या है? ये क्रॉप इंश्योरेंस को सिंप्लीफाई और अफोर्डेबल बनाने का एक तरीका है। इसके तहत किसानों के लिए प्रीमियम रेट्स को बहुत कम रखा गया है। खरीफ फसलों के लिए सिर्फ 2%, रबी के लिए 1.5% और कमर्शियल या हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए 5%। एग्जैक्टली। बाकी का जो प्रीमियम बचता है वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर भरती हैं। इसमें कोई कैपिंग नहीं है, मतलब क्लेम का पूरा पैसा मिलता है। एक बड़ा चेंज ये था कि इसे लोनी फार्मर्स के लिए मैंडेटरी से वॉलंटरी कर दिया गया। इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? इससे स्कीम फार्मर सेंट्रिक बनी। पहले जो किसान KCC लोन लेते थे उनके लिए कंपलसरी था, अब उनके पास चॉइस है। और रीसेंट अपडेट्स ये हैं कि अब टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन पर बहुत जोर है, जैसे ड्रोन्स और सैटेलाइट इमेजरी का यूज फॉर क्रॉप लॉस असेसमेंट, ताकि क्लेम सेटलमेंट तेजी से हो। और नाबार्ड के लिए इसका क्या महत्व है? नाबार्ड के लिए PMFBY सीधे सीधे क्रेडिट रिस्क को कम करती है। अगर फसल बर्बाद हो जाए तो इंश्योरेंस क्लेम से किसान बैंक का लोन चुका पाता है। ये KCC सिस्टम की बैकबोन है। तो हमने देखा कि टेक्नोलॉजी से खेती कैसे बदल रही है और इंश्योरेंस से रिस्क कैसे मैनेज हो रहा है, लेकिन फसल उगने के बाद उसका क्या? बिल्कुल सही सवाल। यहीं पर आती है PMFBME स्कीम, यानी प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है? ये भारत के ह्यूज अनऑर्गेनाइज्ड माइक्रो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को टारगेट करती है। मतलब घरों में चलने वाली छोटी छोटी यूनिट्स जो अचार, पापड़ या मसाले बनाती हैं, उन्हें फॉर्मलाइज करने के लिए? हाँ। इसका सबसे बड़ा टूल है क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी। अगर कोई ऐसी यूनिट प्रोजेक्ट लगाती है तो उसके प्रोजेक्ट कॉस्ट का 35% अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 10 लाख सब्सिडी के रूप में मिलता है। और इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी SHGs के लिए भी प्रोविजंस हैं। यस, SHG मेंबर्स को वर्किंग कैपिटल और छोटे टूल्स के लिए 40,000 रुपए की सीड कैपिटल दी जाती है। FPOs, SHGs और कोऑपरेटिव्स को भी 35% क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट मिलता है। इसका बजट कितना है? स्कीम का टोटल आउटले है 10,000 करोड़। टारगेट है 25 लाख ऐसी यूनिट्स को बेनिफिट देना जिसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पर स्पेशल फोकस है। और नाबार्ड का एंगल? नाबार्ड के लिए ये स्कीम एग्रो प्रोसेसिंग क्रेडिट और MSME फाइनेंसिंग से जुड़ी है। ये फार्म लेवल वैल्यू एडिशन को प्रमोट करती है। तो PMFME माइक्रो लेवल पे काम कर रही है। इससे बड़े स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कौन सी स्कीम है? मेरे ख्याल से किसान संपदा योजना यहाँ फिट होती है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक सेंट्रल सेक्टर अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम मतलब इसके अंदर कई सब स्कीम्स हैं। सही। इसके की कंपोनेंट्स में आते हैं मेगा फूड पार्क्स, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स और सबसे इंपॉर्टेंट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस बनाना। ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस को थोड़ा और साफ कीजिए। जरूर। बैकवर्ड लिंकेज का मतलब है किसान के खेत को प्रोसेसिंग यूनिट से जोड़ना, जैसे टमाटर उगाने वाले किसान को सीधे केचप फैक्ट्री से कनेक्ट करना। और फॉरवर्ड लिंकेज? फॉरवर्ड लिंकेज का मतलब है उस फैक्ट्री के प्रोडक्ट को मार्केट तक यानी कंज्यूमर तक पहुंचाने का सिस्टम बनाना। ये स्कीम इसी पूरी सप्लाई चेन को फार्म टू फॉर्क तक मजबूत करती है। और इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे मिलती है? ये ग्रांट्स इन एड के रूप में मिलती है, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 35% से 75% तक हो सकती है। इसका नाबार्ड से कनेक्शन तो सीधा लगता है। हाँ, नाबार्ड के लिए ये स्कीम उनके कोर फंक्शन एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से जुड़ी है। मेगा फूड पार्क्स और कोल्ड चेन्स में लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट होता है, जिसे नाबार्ड रीफाइनेंस या डायरेक्टली फाइनेंस कर सकता है। क्रॉप्स और फूड प्रोसेसिंग से आगे बढ़ते हैं। अलाइड एक्टिविटीज में एनिमल हस्बेंड्री एक बड़ा सेक्टर है, और इसके लिए है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम, यानी AHIDF। इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? इसका USP है इसका 15,000 करोड़ का कॉपस। ये फंड प्राइवेट प्लेयर्स और एंटरप्रेन्योर्स को डेयरी प्रोसेसिंग, मीट प्रोसेसिंग और एनिमल फीड प्लांट्स में इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज करता है। इसमें इंसेंटिव क्या है?
इसके लिए जो लोन मिलता है उस पर 7 साल के लिए 3% की इंटरेस्ट सबवेंशन मिलती है। मतलब अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट 9% है तो बेनिफिशियरी को सिर्फ 6% देना होगा। मेरे नोट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका 750 करोड़ का क्रेडिट गारंटी फंड NABARD मैनेज करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अगर कोई बेनिफिशियरी लोन डिफॉल्ट करता है तो बैंक को होने वाले नुकसान की भरपाई इस फंड से की जाती है। जब नाबार्ड जैसी संस्था गारंटी देती है तो बैंक्स का रिस्क कम हो जाता है और वो इस सेक्टर में लोन देने के लिए ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। एग्जैक्टली तो नाबार्ड यहाँ से फंड मैनेजर नहीं बल्कि एक इनेबलर है जो क्रेडिट फ्लो को पॉसिबल बना रहा है। चलिए अब बिजनेस से हटकर किसानों की सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं। इसके लिए है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना PMKMY। ये कैसे काम करती है? ये एक वॉलंटरी और कंट्रीब्यूशन बेस्ड पेंशन स्कीम है, खास करके छोटे और सीमांत किसानों के लिए। एज ग्रुप क्या है? 18 से 40 साल के किसान इसमें एनरोल कर सकते हैं। उनका मंथली कंट्रीब्यूशन उनकी एज के हिसाब से 55 से 200 रुपए तक होता है। और सरकार का कंट्रीब्यूशन? जितना कंट्रीब्यूशन किसान करता है उतना ही कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है। 60 साल की एज के बाद उन्हें 3000 रुपीस पर मंथ की फिक्स्ड पेंशन मिलती है। और इसके फंड मैनेजर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC हैं। इसमें नाबार्ड का रोल कहाँ है? नाबार्ड का डायरेक्ट रोल फंड मैनेजमेंट में नहीं है, लेकिन ये स्कीम नाबार्ड के फार्मर वेलफेयर और फाइनेंशियल इंक्लूजन के मैंडेट से पूरी तरह अलाइन करती है। ये किसानों को एक सोशल सेफ्टी नेट देती है। फार्मर वेलफेयर से आगे बढ़कर अब ब्रॉडर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर आते हैं। बजट 2024 में घोषित विकसित भारत योजना। हाँ, जिसे विकसित भारत रोजगार योजना भी कहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसे देख रहे हैं। एम तो इसका बहुत बड़ा लगता है। बिल्कुल, एम है सभी सेक्टर्स में जॉब क्रिएशन को बूस्ट करना। इसका मेन टूल है वेज सब्सिडी फॉर न्यू एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स को जॉब क्रिएशन के लिए इंसेंटिव्स देना। इसका आउटले कितना है? इसका टोटल आउटले 99,446 करोड़ है 2 साल के लिए, और टारगेट है 2 साल में 3.5 करोड़ से ज्यादा जॉब्स पैदा करना। ये एक बहुत एम्बिशियस टारगेट है। इसी के साथ एक और स्कीम है PM इंटर्नशिप स्कीम। क्या ये उसे कॉम्प्लीमेंट करती है? हाँ बिल्कुल, PM इंटर्नशिप स्कीम यंग ग्रेजुएट्स की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने पर फोकस्ड है। ये एक तरह से सप्लाई साइड को बेहतर कर रही है। इसमें स्टाइपेंड का क्या प्रोविजन है? इसके तहत इंटर्न्स को 5,200 रुपीस पर मंथ का स्टाइपेंड मिलता है और एम्प्लॉयर को 1,500 रुपए पर मंथ का इंसेंटिव। ये 12 महीने की इंटर्नशिप है। नाबार्ड के लिए ये दोनों स्कीम्स कैसे रेलेवेंट हैं? ये रेलेवेंट है क्योंकि ये रूरल नॉन फार्म सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाती हैं, जिससे सिर्फ खेती पर निर्भरता कम होती है। चलिए अब 2 ऐसी स्कीम्स देखते हैं जिनका इम्पैक्ट रूरल एरियाज पर गहरा है, भले ही वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर से न जुड़ी हों। पहली है भारतीय जन औषधि परियोजना PMJMPP। ये हेल्थ सेक्टर की एक गेम चेंजर स्कीम है। इसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल साफ है, लोगों को अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन उपलब्ध कराना। कितनी सस्ती? इन जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां ब्रांडेड मेडिसिन के मुकाबले 50 से 90% तक सस्ती मिलती हैं। अब देश में 9,000 से ज्यादा केंद्र हैं। और क्वालिटी का क्या? क्वालिटी एश्योरेंस के लिए सभी दवाइयां WHO GMP सर्टिफाइड होती हैं। इससे रूरल पॉपुलेशन को क्या फायदा है और नाबार्ड इसे कैसे देखता है? रूरल एरियाज में आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर एक बहुत बड़ा बोझ है। ये स्कीम उसे सीधे कम करती है। एक स्वस्थ परिवार ही आर्थिक रूप से स्टेबल हो सकता है। नाबार्ड के ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट मैंडेट के लिए रूरल हेल्थ एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। सही है। और हमारी आखिरी स्कीम है PM E-Drive स्कीम, जो EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी है। रूरल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये कैसे फिट होती है? ये फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग को दर्शाती है। इसका गोल मार्च 2026 तक 72,300 से ज्यादा पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशंस लगाना है। इसका एलोकेशन? इसके लिए 10,000 करोड़ का एलोकेशन है। इसमें एक टियर्ड सब्सिडी मॉडल है, जैसे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के लिए 100% सब्सिडी। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BL इसकी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एजेंसी है। बट EV चार्जिंग स्टेशंस और नाबार्ड, इसका कनेक्शन क्या है? कनेक्शन है सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड अब सिर्फ खेती को फाइनेंस नहीं करता, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स को भी सपोर्ट करता है। तो ये नाबार्ड के एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी फोकस से अलाइन करता है? एग्जैक्टली। रूरल एरियाज में EV इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना एक नए नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट का जरिया बन सकता है और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दे सकता है। तो सबसे पहले PM मुद्रा योजना 2015 में लॉन्च हुई थी। हाँ, नॉन कॉर्पोरेट नॉन फार्म छोटे बिजनेसेस को कोलैटरल फ्री क्रेडिट देने के लिए। और इसके कंपोनेंट्स तो काफी वेल नोन है। बिल्कुल। इसके 3 मुख्य घटक हैं। शिशु, जिसमें 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है। फिर किशोर, 50,001 से 5 लाख तक। और तरुण, जो 5 लाख से 10 लाख तक था। बिल्कुल। अब इसमें एक बड़ा अपडेट है। वही मैं कहने वाला था। अक्टूबर 2024 के बजट में लोन सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। एग्जैक्टली। और इसका प्रबंधन सिड भी करता है। नाबार्ड के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? क्योंकि ये रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट और माइक्रो फाइनेंस मैकेनिज्म से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। ये नाबार्ड के कोर मैंडेट का हिस्सा है। अच्छा, अगली योजना है अटल पेंशन योजना या APY।
ये भी 2015 की ही है। हाँ, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के श्रमिकों के लिए शुरू की गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका उद्देश्य 60 साल की उम्र के बाद 1000 से 5000 रुपए तक की एक फिक्स्ड मंथली पेंशन प्रदान करना है। एंट्री एज क्या है इसकी? इसमें 18 से 40 साल की उम्र के लोग प्रवेश कर सकते हैं और उनका जो मंथली कंट्रीब्यूशन है वो उनकी एंट्री एज पर डिपेंड करता है। सरकार का भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन था, है ना? हाँ बिल्कुल, सरकार ने FY 2015-16 से FY 2019-20 तक मतलब 5 सालों के लिए लाभार्थी के कंट्रीब्यूशन का 50% या 1000 रुपए प्रति वर्ष जो भी कम हो उसका सहयोगदान भी किया था। और इसे मैनेज कौन करता है? PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। नाबार्ड के लिए ये स्कीम रूरल सोशल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लक्ष्यों को पूरा करने में रेलेवेंट है। अब 2 बीमा योजनाओं की बात करते हैं जो एक साथ ही आई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY। हाँ, ये दोनों भी 2015 में ही शुरू हुई। तो PMJJBY ये लाइफ इंश्योरेंस योजना है। करेक्ट। इसका वार्षिक प्रीमियम है 436 रुपीज और इसमें किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का कवर मिलता है। एज ग्रुप? 18 से 50 साल की उम्र के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है। और PMSBY वो तो एक्सीडेंट इंश्योरेंस है? बिल्कुल, PMSBY एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस योजना है और इसका वार्षिक प्रीमियम तो बस 20 रुपए है। सिर्फ 20 रुपए? हाँ, इसमें आकस्मिक मृत्यु पर 2 लाख और विकलांगता पर 1 लाख रुपए मिलते हैं। इसकी एज लिमिट ज्यादा है शायद? हाँ, इसकी आयु सीमा 18 से 70 वर्ष है। नाबार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये योजनाएं रूरल फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और रिस्क प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब सेगमेंट बदलते हैं और स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट पर आते हैं। स्किल इंडिया मिशन 2015 में शुरू हुआ था और 2025 में ये अपने 10 साल पूरे कर रहा है। इसका लक्ष्य एक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करना है। इस मिशन का फ्लैगशिप कंपोनेंट तो PMKVY है ना? बिल्कुल, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसके तहत युवाओं को इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स में शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें एक रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग का भी कंपोनेंट है। हाँ, RPL वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका लक्ष्य है स्किल्स गैप को दूर करना। और इसे इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? MSD यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। NABRD के लिए इसकी इंपॉर्टेंस? देखिए, इससे रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, स्किल्स और फूड प्रोसेसिंग जैसे सेक्टर्स के लिए ट्रेंड लोग मिलते हैं। मतलब ये सीधे सीधे रूरल ह्यूमन कैपिटल के विकास से जुड़ा है। अच्छा, अब अगला है PMMITRA स्कीम जिसे 2021 में लॉन्च किया गया। मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स फॉर इंडिया। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है बड़े बड़े टेक्सटाइल क्लस्टर्स विकसित करना। इसके तहत कुछ चिन्हित क्षेत्रों में प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ मेगा टेक्सटाइल पार्क्स बनाए जा रहे हैं। इसे PLI स्कीम से भी जोड़ा गया है, राइट? हाँ, ताकि इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट और एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट मिले। NABRD के लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर एक तो रूरल एम्प्लॉयमेंट देता है और दूसरा ये एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग से भी जुड़ा है। मतलब नॉन फार्म डेवलपमेंट। एग्जैक्टली, जो उसके नॉन फार्म डेवलपमेंट के सपोर्ट मैंडेट के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आते हैं सोशल और सेक्टोरल डेवलपमेंट पर। इसमें एक प्रमुख योजना है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ये दिसंबर 2014 में शुरू हुई थी। हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य स्वदेशी मवेशियों और भैंसों की नस्लों का विकास और संरक्षण करना है। और इसके लिए गोकुल ग्राम्स बनाए जा रहे हैं। करेक्ट, गोकुल ग्राम जो कि स्वदेशी नस्ल केंद्र हैं स्थापित किए जा रहे हैं और किसानों के दरवाजे पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब AI सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। और इसका असर तो आंकड़ों में भी दिख रहा है। दूध उत्पादकता में करीब 26.34% की वृद्धि हुई है। हाँ, ये बहुत इंप्रेसिव है। 2014-15 में ये 1640 kg से बढ़कर 2023-24 में ये 2072 kg हो गई है। नाबार्ड का इसमें क्या रोल है? नाबार्ड इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन में सीधे तौर पर मदद करता है, लाइफ स्टॉक, क्रेडिट और डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करके, तो ये डायरेक्टली रेलेवेंट है। इसके बाद है राष्ट्रीय वयोश्री योजना जो 2017 में सीनियर सिटीजन्स के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के तहत BPL कैटेगरी के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हें मुफ्त में असिस्टिव डिवाइसेस दिए जाते हैं। जैसे सुनने की मशीन, चश्मा, छड़ी, व्हीलचेयर, ये सब। तो इसका ऑब्जेक्टिव उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारना है। हाँ, और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। ये योजना नाबार्ड के इंक्लूसिव सोसाइटी के फोकस से पूरी तरह मेल खाती है। और अंत में एक अपेक्षाकृत नई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसका नारा ही था हर खेत को पानी। उद्देश्य तो साफ है, सिंचाई का दायरा बढ़ाना, लेकिन इसमें खास क्या है? इसमें खास है इसका अप्रोच। ये सिर्फ नहरें बनाने की बात नहीं करती। इसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब पानी की हर बूंद से ज्यादा फसल। हाँ, इसके लिए माइक्रो इरिगेशन यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन पर जोर दिया गया है। साथ ही पुराने तालाबों का नवीनीकरण और वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स भी इसका हिस्सा हैं। और नाबार्ड के लिए इसकी रेलेवेंस? देखिए, नाबार्ड का एक बहुत बड़ा काम है एग्रीकल्चरल क्रेडिट देना।
अगर सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित हो तो फसल का रिस्क कम हो जाता है। जिससे लोन की रिकवरी भी बेहतर होती है। बिल्कुल। तो ये योजना सीधे सीधे नाबार्ड के कोर बिजनेस को डी रिस्क करती है। मतलब पानी की अवेलेबिलिटी और एफिशिएंसी दोनों पर काम हो रहा है। पानी तो हो गया, लेकिन जमीन का क्या? यहीं पर 2015 में आई सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की भूमिका आती है। एक तरह का रिपोर्ट कार्ड हर किसान की जमीन के लिए। सुनने में तो ये बहुत रेवोल्यूशनरी लगता है, पर क्या किसान वाकई इन कार्ड्स के आधार पर अपनी आदतें बदल रहे हैं? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, इस योजना ने खेती के पारंपरिक तरीके को बदला है। पहले किसान अंदाजे से खाद डालते थे। ये योजना उस अंदाजे को डेटा में बदल देती है। डेटा मतलब? कार्ड में मिट्टी के 12 पैरामीटर्स जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम मतलब NPK, pH लेवल, ऑर्गेनिक कार्बन, इन सब की जानकारी होती है। और इसके आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है। हाँ, कि कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालनी है। ये एग्रीकल्चर को एक तरह से डेटा ड्रिवन साइंस बना रहा है, और नाबार्ड के लिए ये गेम चेंजर है। गेम चेंजर कैसे? जब खेती साइंस पर आधारित होती है तो लागत कम होती है, उपज बढ़ती है और जमीन की सेहत भी बनी रहती है। ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक बेहतरीन उदाहरण है जिसे फाइनेंस करने में नाबार्ड की गहरी दिलचस्पी है। ठीक है, तो सॉइल हेल्थ कार्ड से पता चला कि जमीन में क्या डालना है, लेकिन किसान क्या उगाएं, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात। हाँ, यहीं पर बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर की भूमिका दिलचस्प हो जाती है। हमारे स्रोत मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर मतलब MIDH का जिक्र करते हैं। MIDH एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके तहत कई छोटे छोटे मिशन काम करते हैं। जैसे एक है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHM, जो मैदानी इलाकों पर फोकस करता है। सही। दूसरा है हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स, जो खास तौर पर पहाड़ी राज्यों के लिए है। और एक नेशनल बैम्बू मिशन भी इसी का हिस्सा है। हाँ, इसका मकसद है किसानों को पारंपरिक फसलों से हटकर फल, सब्जियों, फूलों जैसी हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ ले जाना। स्रोत बताते हैं कि 2019-20 में बागवानी उत्पादन 320.77 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर था। किसानों की आय दोगुनी करने में इस डाइवर्सिफिकेशन की बहुत बड़ी भूमिका है। और नाबार्ड ऐसी हाई वैल्यू एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए फाइनेंसिंग मॉडल्स तैयार करता है। वाह, और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर थीम में एक बहुत बड़ी योजना है, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम या DIDF। इसकी अवधि काफी लंबी है, 2017-18 से 2028-29 तक। और जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। पुल आउटले करीब 11,000 करोड़ रुपए, जिसमें से नाबार्ड का कॉर्पस ही 8,004 करोड़ रुपए का है। ये बहुत बड़ी रकम है। DIDF का फोकस सिर्फ दूध उत्पादन बढ़ाने पर नहीं, बल्कि पोस्ट प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। जैसे कि चिलिंग सेंटर्स, प्रोसेसिंग प्लांट्स का आधुनिकीकरण और वैल्यू एडिशन के लिए इक्विपमेंट। ये योजना सहकारी समितियों और मिल्क यूनियंस के जरिए लागू की जा रही है। तो नाबार्ड यहाँ सिर्फ एक फाइनेंसिंग बॉडी नहीं है। नहीं, बल्कि एक नोडल एजेंसी की तरह काम कर रहा है। ये सीधे सीधे नाबार्ड के लाइवस्टॉक फाइनेंसिंग मैंडेट और सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के उद्देश्य से जुड़ा है। तो कहानी के पहले अध्याय में हमने नींव मजबूत की, पानी, मिट्टी और एलाइड सेक्टर्स। अब दूसरे अध्याय पर आते हैं जहां टेक्नोलॉजी और शासन यानी गवर्नेंस मुख्य किरदार बनकर उभरते हैं। और इसमें सबसे ताजा और शायद सबसे दिलचस्प योजना है ड्रोन दीदी स्कीम, जिसे 2024-25 में लागू किया जा रहा है। ये तो ग्रामीण भारत में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसका लक्ष्य है 15,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मतलब SHGs को ड्रोन तकनीक से सशक्त बनाना। इन SHGs को ड्रोन दिए जाएंगे और ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे किसानों को रेंटल सर्विसेज दे सकें। हाँ, जैसे लिक्विड फर्टिलाइजर्स और कीटनाशकों का छिड़काव। इसका कुल आउटले 1261 करोड़ रुपए है। अब इसके इम्प्लीकेशन सोचिए। एक तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिल रहा है। दूसरा, ये महिलाओं के लिए एक नया हाईटेक लाइवलीहुड एवेन्यू बना रही है। और तीसरा, ये एक नई ग्रामीण सेवा अर्थव्यवस्था को जन्म दे रही है। नाबार्ड के लिए तो ये एग्रीटेक फाइनेंसिंग, महिला उद्यमिता और इंक्लूसिव ग्रोथ तीनों ही पैमानों पर एक बेहद महत्वपूर्ण योजना है। हाँ, लेकिन इसमें एक सवाल उठता है। ड्रोन एक महंगी और हाई मेंटेनेंस तकनीक है। सही बात है। क्या हमारे स्रोत इस बात पर कोई रोशनी डालते हैं कि इन SHGs को टेक्निकल सपोर्ट और बिजनेस मॉडल बनाने में कैसे मदद की जाएगी? ये एक बहुत ही वैलिड कंसर्न है। योजना का ढांचा सिर्फ ड्रोन देने तक सीमित नहीं है। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग शामिल है, जिसमें ड्रोन उड़ाने से लेकर उसकी बेसिक मेंटेनेंस तक सब कुछ है। और बिजनेस मॉडल के लिए? उसके लिए लोकल कृषि विज्ञान केंद्रों और FPOs के साथ लिंकेज पर जोर दिया गया है। तो नाबार्ड जैसी संस्थाएं वर्किंग कैपिटल फाइनेंस और बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज दे सकती हैं। हाँ, असली चुनौती टेक्नोलॉजी देने में नहीं, बल्कि उसके आसपास एक सस्टेनेबल बिजनेस इकोसिस्टम बनाने में है। ये तो हुई टेक्नोलॉजी की बात। अब शासन यानी गवर्नेंस की बात करते हैं। 2018 में नेशनल पंचायती डे पर लॉन्च हुई राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA। इसका लक्ष्य है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस मतलब PRIs को मजबूत करना। ये सुनने में थोड़ा एकेडमिक लगता है। इसका जमीनी मतलब क्या है? इसका जमीनी मतलब है कि गांव के विकास का फैसला और एग्जीक्यूशन गांव के लोग खुद करें। RGSA इसके लिए पंचायतों की क्षमता बढ़ाता है। कैसे? इसके प्रमुख घटकों में चुने हुए प्रतिनिधियों की कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग शामिल है। साथ ही ई-गवर्नेंस पर बहुत जोर है।
जिसके लिए पंचायत एंटरप्राइज स्वीट यानी PES एप्लीकेशंस का इस्तेमाल होता है। और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान यानी GPDP तैयार करना, जो कि गांव की अपनी विकास योजना होती है। इसका फंडिंग रेशियो 60-40 है, केंद्र और राज्य का। हाँ, ज्यादातर राज्यों के लिए। नाबार्ड के लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रामीण विकास की कोई भी योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक स्थानीय शासन मजबूत न हो। अब इसी सेगमेंट में एक और मुश्किल विषय पर आते हैं, फसल बीमा। रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम 2018। यहाँ एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, पैरामेट्रिक इंश्योरेंस मॉडल। हाँ, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। क्या हम इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं? बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए। पारंपरिक बीमा में आपको साबित करना पड़ता है कि आपकी फसल का कितना नुकसान हुआ, जिसके लिए सर्वे होता है, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होता है। हाँ, और उसमें वक्त लगता है, विवाद भी होते हैं। पैरामेट्रिक मॉडल में ऐसा नहीं है। यहाँ बीमा कंपनी और किसान के बीच एक समझौता होता है जो मौसम के आंकड़ों पर आधारित होता है। मतलब कुछ ट्रिगर्स पहले से तय कर लिए जाते हैं। एग्जैक्टली। जैसे अगर किसी तहसील में मानसून के दौरान बारिश सामान्य से 20% कम हुई या तापमान लगातार 7 दिन तक 45 डिग्री से ऊपर रहा तो क्लेम ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। नुकसान हुआ हो या ना हुआ हो, अगर कंडीशन पूरी हुई तो पैसा मिल जाएगा। हाँ, इससे क्लेम सेटलमेंट की पूरी प्रक्रिया हफ्तों के बजाय दिनों में पूरी हो जाती है। नेबार्ड के लिए योजना क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने का एक शक्तिशाली टूल है। वाओ, ये तो वाकई एक बड़ा बदलाव है। तो कहानी के दूसरे अध्याय में हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी और बेहतर शासन ग्रामीण विकास को एक नई दिशा दे रहे हैं। अब हम कहानी के तीसरे और आखिरी अध्याय पर आते हैं, जो सीधे तौर पर लोगों से यानी सामाजिक सुरक्षा और आजीविका से जुड़ा है। शुरुआत करते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना DDU-GKY से। DDU-GKY जो 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत शुरू हुई, ग्रामीण भारत की एक बड़ी समस्या का समाधान करती है, युवाओं के लिए रोजगार। इसका फोकस ग्रामीण गरीब युवाओं को मार्केट लिंक्ड स्किल्स में ट्रेनिंग देकर वेज एम्प्लॉयमेंट यानी नौकरी दिलाना है। और ये सिर्फ ट्रेनिंग देने वाली योजना नहीं है, बल्कि प्लेसमेंट लिंक्ड है। मतलब ट्रेनिंग देने वाली संस्था की जिम्मेदारी होती है कि कम से कम 70% ट्रेंड युवाओं को नौकरी मिले। बिल्कुल, ये नाबार्ड के ग्रामीण गैर कृषि रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीधे तौर पर मेल खाती है। रोजगार के लिए कौशल तो जरूरी है, लेकिन उसकी नींव तो शिक्षा से ही पड़ती है। यहाँ बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना BJRCY का जिक्र है, जो शेड्यूल्ड कास्ट मतलब SC के छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा देती है। स्रोत में एक खास बात लिखी है कि लड़कियों के छात्रावासों के लिए 100% केंद्रीय सहायता है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये प्रावधान सोशल इंक्लूजन के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है। अक्सर ग्रामीण इलाकों में लड़कियों की पढ़ाई इसलिए छूट जाती है क्योंकि पास में सुरक्षित रहने की जगह नहीं होती। ये योजना उस बाधा को दूर करती है। लड़कियों के लिए 100% सेंट्रल असिस्टेंस ये सुनिश्चित करती है कि राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ ना पड़े और ऐसे छात्रावास ज्यादा से ज्यादा बने। जब एक लड़की पढ़ती है तो वो सिर्फ अपना नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज का भविष्य बेहतर करती है। सही कहा। नाबार्ड का मैंडेट सिर्फ आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि समावेशी सामाजिक विकास भी उसका एक अहम हिस्सा है। शिक्षा के बाद अब स्वास्थ्य पर आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जो 2016 में शुरू हुई। इसका लक्ष्य मातृ मृत्यु दर को कम करना है। यह नाबार्ड के लिए कैसे प्रासंगिक है? इसे इस तरह देखिए, ग्रामीण परिवार की आर्थिक स्थिरता बहुत नाजुक होती है। एक भी हेल्थ इमरजेंसी, खासकर गर्भावस्था से जुड़ी, उन्हें कर्ज के जाल में धकेल सकती है। यह अभियान हर महीने की 9 तारीख को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त जांच सुनिश्चित करता है। हाँ, ताकि हाई रिस्क प्रेगनेंसीज की समय पर पहचान हो सके। जब माँ स्वस्थ होती है तो बच्चा भी स्वस्थ होता है। यह ह्यूमन कैपिटल के विकास में एक सीधा निवेश है। और स्वस्थ ग्रामीण आबादी ही नाबार्ड के विकास कार्यक्रमों का आधार है। और अंत में एक बहुत ही खास और नई योजना का जिक्र है, स्कीम फॉर डीनोटिफाइड ट्राइब्स जो 2024 में शुरू हुई। ये डीनोटिफाइड ट्राइब्स या DNTs वे समुदाय हैं जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत जन्म से ही अपराधी घोषित कर दिया गया था। आजादी के बाद 1952 में इस कानून को निरस्त कर दिया गया था। हाँ, और इन जनजातियों को विमुक्त यानी डीनोटिफाइड किया गया, लेकिन सदियों का कलंक और भेदभाव आज भी जारी है। तो यह योजना उसी ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने का एक प्रयास है। बिल्कुल, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत है और इन समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा, आजीविका और आवास सहायता प्रदान करती है। यह योजना नाबार्ड के टारगेटेड डेवलपमेंट के फोकस को दर्शाती है। हाँ, मतलब विकास का लाभ सबसे कमजोर और सबसे हाशिए पर खड़े समुदायों तक पहुंचाना। तो आज हमने कृषि अवसंरचना से शुरू करके टेक्नोलॉजी और शासन से गुजरते हुए सामाजिक सुरक्षा तक की प्रमुख योजनाओं की कहानी को समझा। हमने देखा कि हर योजना एक बड़े पजल का हिस्सा है और कैसे वे सब मिलकर नाबार्ड के व्यापक विकास लक्ष्यों से जुड़ती हैं। एक पैटर्न साफ दिख रहा है, सरकार अब सिर्फ चीजें देने से आगे बढ़कर क्षमता बनाने पर जोर दे रही है, कैपेसिटी बिल्डिंग पर। चाहे वो किसान को डेटा देना हो या महिलाओं को ड्रोन चलाना सिखाना, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। बिल्कुल, इन सभी योजनाओं का विश्लेषण करने पर एक व्यापक ट्रेंड उभर कर सामने आता है।
सरकार का ध्यान अब केवल सब्सिडी बेस्ड समर्थन से हटकर पूंजी घन मतलब कैपिटल इंटेंसिव, प्रौद्योगिकी संचालित और क्षमता निर्माण मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग हस्तक्षेपों की ओर बढ़ रहा है। अब जमीन, पानी, टेक्नोलॉजी, बाजार और मानव संसाधन सबको एक साथ लेकर चलने की कोशिश हो रही है। और इसी से जुड़ा एक सवाल हमारे लिसनर के लिए सोचने लायक है। इस जटिल प्रौद्योगिकी संचालित ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र में अगले दशक में नाबार्ड की भूमिका सिर्फ एक वित्त पोषण निकाय से आगे बढ़कर एक सक्रिय उत्प्रेरक और जोखिम प्रबंधक के रूप में कैसे विकसित हो सकती है?